हेलो ऑल, क्या हाल है। आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर में नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, लोगों में प्यार की भावना कैसे जगी, उसके बारे में आज डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करेंगे। तो मैंने कुछ रिसोर्सेज से कुछ नोट्स तैयार किया है जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1848 में। 1848 में जो कि फ्रेडरिक सोरो, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रेडरिक सोरो नाम था उनका, फ्रेडरिक सोरो, वो एक इमेजिनेशन पिक्चर बनाते हैं। अपने इमेजिन के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ पिक्चर्स को जो उस टाइम के कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है कि जब हम एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फ्रेडरिक सोरो के बारे में बताया गया है। उसको जानेंगे कि फ्रेडरिक सोरो ने क्या रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं वो जान लो। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनलिज्म कैसे बढ़ा यूरोप के अंदर में, हाउ डिड नेशनलिज्म राइज इन यूरोप। सेकेंड जानेंगे कि व्हाट चेंजेस वर सीन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिला। हाउ पीपल स्ट्रगल फॉर नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के लिए लोगों को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा उसको भी जानेंगे। हाउ डिड डायनेस्टी रूल एंड इन यूरोप, यूरोप के अंदर में मोनार्की सिस्टम जो कि डायनेस्टी रूल था वो कैसे खत्म हुआ। हाउ डिड नेशन स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, नेशन स्टेट का मतलब है जहां पर कॉमन कल्चर, कॉमन आइडियोलॉजी, कॉमन लैंग्वेज, इस तरह का अगर वहां पर लोगों के अंदर आ चुकी है तो उसको बोलते हैं नेशन स्टेट, और वो कैसे एग्जिस्टेंस हुआ यूरोप के अंदर में। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेडरिक सोरो के बारे में, जो इमेजिनेशन पिक्चर बनाते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। तो उस पिक्चर को निकालते हैं यहां से, आ जाओ भाई। ठीक है, ये आ गई फ्रेडरिक सोरो की इमेजिनेशन पिक्चर। इस पिक्चर को अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसके हाथ में मसाल है। ठीक है, ये फर्स्ट पिक्चर है आपकी, पेन मार्क कर दो आप इसका यहां पे, यहां पर ये फर्स्ट पिक्चर है। ठीक है, तो ये पिक्चर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की यहां पर पिक्चर है, मसाल लिया हुआ है हाथ में। उसके बाद यहां पर देखोगे, ध्यान से देखोगे आप, तो मोनार्की सिस्टम के नंबर 2 मैंने मार्क किया है। मोनार्की सिस्टम के जो कुछ ध्वज, मुकुट वगैरह, कपड़े, सिंहासन वगैरह फेंके हुए हैं, मतलब कि लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मोनार्की सिस्टम का जो मुकुट वगैरह है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको हटाते हुए लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब कि मसाल की तरफ आ रहे हैं, कुछ होप की तरफ आ रहे हैं, उनको कुछ आशा है और उस आशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ध्वस्त किए हुए कपड़े, मुकुट वगैरह, सिंहासन वगैरह सबको हटा रहे हैं, और ये देखकर जो गॉड है वो गॉड काफी खुश होते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। कि ये ध्यान से देखना आप, ये गॉड खुश हो रहे हैं ये सब देख के कि लोग यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मसाल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि हमारी ध्वस्त किए हुए कपड़े, मुकुट वगैरह, इसको हटा रहे हैं, तो ये देखकर गॉड काफी खुश होते हैं। तो ये था फ्रेडरिक सोरो का इमेजिनेशन पिक्चर। अब आते हैं टॉपिक पर वापस, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था फ्रेडरिक सोरो का इमेजिनेशन पिक्चर बनाया, जहां पर लोग मोनार्की सिस्टम के मुकुट वगैरह, सिंहासन वगैरह, ध्वस्त किए हुए कपड़ों वगैरह को छोड़ के एक यूनिटी की तरफ, एक होप की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे गॉड काफी खुश होते हैं और ब्लेसिंग देते हैं। ये टॉपिक्स है जहां पर हम जानेंगे इस चैप्टर में कि नेशनलिज्म कैसे बढ़ा यूरोप के अंदर में, क्या चेंजेस देखने को मिले, हाउ डिड डायनेस्टी रूल इन यूरोप, और हाउ डिड नेशन स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, नेशन स्टेट कैसे बढ़ा। अब 1789 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंपैक्टेड इंटायर यूरोप, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिला। मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने को मिले हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिले वो हम जानेंगे। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे।
1789 चेंजेस ऑकर्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, सबसे पहले वो जानेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की सिस्टम टू कॉमन सिटीजन। मतलब कि मोनार्की सिस्टम का मतलब क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, डायनेस्टी रूल जो चली आ रही थी प्रथा वही आगे चलती रहेगी। तो डायनेस्टी रूल खत्म होकर जो पावर था वो कॉमन सिटीजन को दे दी जाती है। अब लोग वहां पर इंडिविजुअल इलेक्ट हो रहे थे। तो सबसे पहले जो चेंजेस हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की सिस्टम टू कॉमन सिटीजन्स, मतलब कि अब जो पावर थी वो कॉमन सिटीजन के पास भी थी, वो लोग भी इलेक्ट हो रहे थे, उनको भी कुछ फ्रीडम मिल गई थी। द 3 कलर फ्लैग वॉज चूजन फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस के अंदर में 3 कलर फ्लैग चूज किया गया, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट फ्लैग बनाया गया जो रिप्रेजेंट कर रहा था अपने स्टेट को, अपने कंट्री को। फ्रेंच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को ही नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। जैसे हमारी कंट्री है, हमें हिंदी मातृभाषा है, तो अलग अलग कंट्री ने अपनी अपनी भाषा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल लैंग्वेज कि वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाएगी और हमारी यही भाषा है। न्यू नेशनल एंथम कंपोज एंड ओथ टेकन। रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल एंथम कंपोज किए गए, गाने बनाए गए और ओथ शपथ ली गई कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये ओथ टेकन ली गई, मतलब बहुत सारे लोगों ने शपथ ली। स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। एक स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया और उसका नाम दे दिया गया नेशनल असेंबली। और जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी और ड्यूज थे उसको एब्लिश कर दिया गया, माफ कर दिया गया। तो ये सब चेंजेस देखने को मिल रहा था हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो रहा था उसके बाद चेंजेस हमें देखने को मिला कि बहुत सारी पावर ट्रांसफर हो गई, कॉमन सिटीजन को मिल गई, जो कस्टम ड्यूटीज थी, ड्यूज थे, उसको माफ कर दिया गया, एब्लिश कर दिया गया। 3 कलर फ्लैग चूज किया गया जो कि रिप्रेजेंट करता है कंट्री को। नेशनल एंथम कंपोज किए गए, ओथ टेकन ली गई, उसके बाद जनरल इलेक्टेड को हायर किया गया और उसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। तो ये चेंजेस देखने को मिला हमें 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। अब यहां पर एंट्री होती है 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे का। तो नेपोलियन बोनापार्टे पहले एक आर्मी में काम कर रहा होता है, उसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है, नेपोलियन कोड भी कहते हैं उसे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्रीन पर तो नेपोलियन कोड और सिविल कोड ऑफ 1804 लिखा हुआ है। तो ये आया था कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ इसने अच्छे अच्छे वादे किए। क्या वादे किए? तो सबसे पहले इसने बताया कि जो इक्वलिटी है वो अगर कोई लॉ निकलता है कंट्री के अंदर में, स्टेट के अंदर में, तो उस लॉ के अंदर इक्वलिटी है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया गया जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिच के बेसिस पे, पुअर के बेसिस पे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नेपोलियन बोनापार्टे जब आया था तो सबसे पहले उसने कहा कि इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ जब निकलेगी तो उसमें ये लिखा होना चाहिए कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है, किसी के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, लॉ इक्वल है सभी के लिए, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, रिच के बेसिस पे हो, पुअर के बेसिस पे हो। सेकेंड, सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। जिसकी जो जमीन है, जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसी के नाम पे रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। पहले क्या होता था कि उस टाइम पे उनके जो भी प्रॉपर्टी थी उसको छीन ली जाती थी। तो जब नेपोलियन बोनापार्टे आया तो उसने कहा कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ही रहेगी, वो सिक्योर किया उसने। एबोलिश फ्यूडल सिस्टम, बहुत सारे लोगों को लगान देनी पड़ती थी, सेंसरशिप देने पड़ती थी बिजनेस करने के लिए, टैक्स देने पड़ते थे, तो उसने उसको माफ कर दिया, हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बनाया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़िया किया गया नेपोलियन बोनापार्टे के थ्रू। ये सब वादे बताए गए नेपोलियन के थ्रू। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजरमेंट्स एंड कॉमन करेंसीज, एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट लगा दिया गया, कॉमन करेंसीज भी स्टैब्लिश कर दी गई नेपोलियन बोनापार्टे के थ्रू। और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, फ्रीली ट्रेड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पैसे देने पड़ेंगे ट्रेडिंग करने से पहले। आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले पैसे दो, सेंसरशिप करो, फिर आप अपना बिजनेस करो, ट्रेडिंग करो। तो इसने क्या किया, फ्रीली ट्रेड आप कर सकते थे उस टाइम पे। फ्रीली ट्रेड नेपोलियन बोनापार्टे ने वादे किए कि फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो आया था कुछ ना कुछ सोची समझी साजिश के तहत ये आया जब, तो उसने अच्छे अच्छे वादे कर दिए, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या थे वो जानते हैं।
ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, सबसे पहले इसने क्या किया, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, इसने फ्रीडम ही हटा दिया, किसी को कोई फ्रीडम नहीं थी, इंडिपेंडेंट जो काम करना चाहते थे उनको भी फ्रीडम नहीं थी, तो लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिला। इंक्रीज टैक्सेशन, जिसको बिजनेस करना है उसने टैक्स बढ़ा दिया, जहां 5% 10% लग रहे थे वो बढ़ा के 15% 20% कर दिया गया, तो ये टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई जिससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। सेंसरशिप, अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले स्पॉन्सर करना पड़ेगा, सेंसर करना पड़ेगा, लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन टू इनटू द फ्रेंच आर्मीज, और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो क्या करता था कि जबरदस्ती अपने आर्मी में रिक्रूट करता था लोगों को, ताकि वो दूसरे देशों से लड़ाई कर सके और उस देश पर कब्जा कर सके। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था नेपोलियन बोनापार्टे का, जो लोगों ने देखा कि मतलब जबरदस्ती हमारे आर्मी में भर्ती हो जाओ, ये नेपोलियन बोनापार्टे चाहता था। अब टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर में नेशनलिज्म कैसे बना। इन मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट इनसाइड यूरोप, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो यूरोप के अंदर में कोई नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब है जहां पर कॉमन कल्चर हो, जहां पर कॉमन लैंग्वेज बोली जाए हो, जहां पर कॉमन आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी के लोग रहते हों। तो इस तरह का जो था भावनाएं लोगों के अंदर में 18th सेंचुरी के दौरान नहीं था, वो बाद में आई थी। नेशन स्टेट के लिए हमें कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, कॉमन कल्चर होना चाहिए, कॉमन आइडेंटिटीज या फिर कॉमन आइडियोलॉजी होनी चाहिए। हॉब्सबर्ग एम्पायर, जो कि आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। यहां पर आते हैं द एरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स क्या होता है और मिडिल क्लास क्या होता है और पीजेंट्स क्या होता है, उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एरिस्टोक्रेट्स का। तो जो सोसाइटी के वेल्दी पीपुल थे, रिच पीपुल थे, अमीर लोग थे, उनको एरिस्टोक्रेट कहा जाता है। वो उनके पास ऑन स्टेट्स एंड टाउनशिप्स इन द कंट्री साइड, कंट्री के अंदर में, स्टेट के अंदर में उनकी अपनी विलाज होती थी, जो टाउनशिप अपनी होती थी, वो एरिस्टोक्रेट्स के पास बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, उनके पास जो पावर थी वो सोशली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से बहुत ही ज्यादा थी। फैमिलीज कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज, अब ये लोग क्या कहते हैं कि अपनी बिरादरी में शादी करते थे कि हम अमीर है तो अमीर में ही करेंगे, अगर एरिस्टोक्रेट है तो एरिस्टोक्रेट में ही करेंगे। ये पीजेंट्स, मिडिल क्लास, ये सबको देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो इनकी जो शादियां हुआ करती थी वो एरिस्टोक्रेट के में ही होती थी, पीजेंट्स या फिर मिडिल क्लास में नहीं होती थी। दे स्पोक फ्रेंच, और जो एरिस्टोक्रेट लोग थे वो सिर्फ फ्रेंच बोलना पसंद करते थे, वो हमेशा फ्रेंच बोलते थे। यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ, और इनका जो रहन सहन था, खाना पीना था, जीवन शैली जो थी, लाइफ स्टाइल जो थी, वो एक तरह की थी। मतलब एरिस्टोक्रेट का जो अगर आप देखोगे पहले का, तो सिंहासन टाइप का, मुकुट टाइप का, बहुत ज्यादा अमीर टाइप की, उस तरह के पहनावे ये पहनते थे। तो इनका लाइफ स्टाइल एक जैसा हुआ करता था, जो भी एरिस्टोक्रेट्स थे वहां पे। पीजेंट्स की बात करें तो पीजेंट्स जो सोसाइटी के गरीब लोग थे उनको पीजेंट्स कहा जाता है। पुअर पीपुल ऑफ सोसाइटी डिडंट हैव मच लैंड एंड द सेम वर इवन लैंडलेस, इनके पास ज्यादा जमीन नहीं हुआ करती थी और कुछ लोगों के पास तो एक भी थोड़ा सा भी जमीन का टुकड़ा नहीं था। तो सेम वर इवन लैंडलेस। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि जो पीजेंट्स लोग थे वो मेजोरिटी में थे, मतलब सबसे ज्यादा थे। माइनॉरिटी का मतलब होता है कम, कि हमारी वहां पर संख्या कम है। मेजोरिटी का मतलब है कि उस एरिया में हमारी संख्या ज्यादा है। दे वर नॉट पावरफुल, जो पीजेंट लोग थे, गरीब लोग थे, वो पावरफुल नहीं थे, जाहिर सी बात है। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन न्यू वर्किंग क्लास इंट्रोड्यूस, जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया तो एक नए क्लास की क्रिएशन हुई जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। वो ना तो ज्यादा अमीर थे, वो ना तो ज्यादा गरीब थे, वो मिडिल क्लास फैमिली कहलाती थी। मिडिल क्लास के पास आइडिया और नेशन यूनाइट करने का बहुत ज्यादा आइडिया था कि नेशन को यूनाइट कैसे किया जाए, डेवलप कैसे किया जाए। आगे पढ़ेंगे, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आइडिया था उनके पास, मिडिल क्लास के पास, मतलब कि एजुकेटेड लोग थे वो। नेशन यूनाइट करने के लिए सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन या फिर सेम लैंग्वेज होना चाहिए, और इन सब चीज जिसमें हो उसको लिबरल नेशनलिज्म कहा जाता है। मतलब कि मोनार्की सिस्टम से जस्ट अपोजिट थे। लिबरल नेशनलिज्म लोग क्या चाहते थे, सेम कल्चर हो, सेम ट्रेडिशन हो और सेम लैंग्वेज हो। लिबरल नेशनलिज्म जो कि मोनार्की सिस्टम को खत्म करना चाहते थे। लिबरल नेशनलिज्म वांट्स एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, मतलब कि जो एरिस्टोक्रेसी रूल चल रहा है, मोनार्की सिस्टम रूल चल रहा है, उसको खत्म कर दो। गवर्नमेंट विथ पीपल्स एग्रीमेंट, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, सरकार बनेगी,
वो लोगों के एग्रीमेंट के बाद ही बनेगी। अगर लोग नापसंद करते हैं तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। ये लिबरल नेशनलिज्म के लोग चाह रहे थे। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर एक को इंडिविजुअल फ्रीडम देना होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी पहले भी कहा था कि लॉ निकालने से पहले उसमें इक्वलिटी है कि नहीं वो चेक होना चाहिए। लिबरल नेशनलिज्म के लोग भी वही चाहते थे कि इक्वलिटी हो लॉ के अंदर में। जो अगर लॉ पास होता है, लॉ डिक्लेयर होता है, तो उस लॉ के अंदर में इक्वलिटी है कि नहीं। एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो क्लरिकल प्रिविलेजेस दिया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है किसी को, वो खत्म होना चाहिए। किसी को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। सबको एक समान यूनाइट होकर अगर जो डिजर्व करता है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लरिकल प्रिविलेज दे दे, प्रायोरिटी बेसिस दे दे। एरिस्टोक्रेट टाइप को एरिस्टोक्रेट्स को पहले प्रायोरिटी दे दिया, उसके बाद पीजेंट्स को नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। और एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो लोगों को डेवलप करने में हेल्प कर सके, भेदभाव को, कास्ट को, जेंडर को, इसको भेद कर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सके। और एक अच्छी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये पॉइंट्स लिबरल नेशनलिज्म को लोग चाहते थे। क्या चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी रूल हट जाए, मोनार्की सिस्टम हट जाए, गवर्नमेंट विद पीपल्स एग्रीमेंट, जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है वो लोगों के चॉइस पे, लोगों के एग्रीमेंट पे फॉर्म करे। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, चाहे वो राइट टू वोट हो, फ्रीडम किसी भी चीज का हो, बोलने का हो, रहने का हो, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का हो, तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के पहले इक्वलिटी होनी चाहिए। एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेज, जो कि प्रायोरिटी दी जाती है एरिस्टोक्रेट्स को, वो खत्म होना चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो लिबरल नेशनलिज्म थे वो एजुकेटेड लोग थे, मतलब मिडिल क्लास लोग के लोग जो थे वो एजुकेटेड थे। तो वो, लेकिन इन्होंने क्या किया कि नॉट सपोर्टेड वुमेन एंड पीजेंट्स, दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन। जब इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो इन्होंने वुमेन का सपोर्ट नहीं लिया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था लिबरल नेशनलिज्म का, कि उन्होंने वुमेन का सपोर्ट नहीं लिया, सिर्फ मेन का सपोर्ट लिया उन्होंने। और जो पीजेंट्स थे, जो गरीब लोग थे, उनका भी सपोर्ट नहीं लिया लिबरल नेशनलिज्म के लोगों ने, जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया मोनार्की के अगेंस्ट में। ट्रेडर्स प्रॉब्लम वहां पर बहुत ज्यादा हो रही थी लोगों को। हैम्बर्ग से न्यूरमंग अगर कोई आता था ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो 11 टैरिफ बैरियर्स लगे हुए थे। मतलब कि समझो ऐसे आप कि यहां से लेकर यहां से अगर क्रॉस किया, यहां पहुंचना है, तो यहां पर टोटल 11 बैरियर्स थे। और यहां पर 11 स्टॉपेज में 11 जगह पर लोगों को टैक्स देना पड़ता था, कि यहां पर टोल प्लाजा लगा हुआ है, एक जगह पर रुक गया, फिर दूसरी जगह पर रुक गया, तीसरी जगह पर रुक गया। तो टोटल 11 स्टॉपेज थे, और 11 स्टॉपेज पे लोगों को टैक्स देना पड़ता था। कि मतलब अगर बिजनेस करना है तो 11 टैरिफ बैरियर्स लगे हुए थे, और वो जो टैक्स लगता था 5.5% का लग रहा था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि जो करेंसीज थे वो 30 टाइप के करेंसीज थी। तो कितना कंफ्यूजन हो रहा होगा ये इमेजिन कर सकते हो। 30 डिफरेंट करेंसीज वहां पर यूज की जा रही थी। 1834 में कस्टम यूनियन आता है जोल्वेरिन, जो कि प्रूसिया स्टार्ट करता है, और बाद में और भी जर्मन जो स्टार्टेड थे वो ज्वाइन करते हैं। बाद में प्रूसिया के थ्रू स्टार्ट किया गया, और बाद में जर्मन ज्वाइन करता है इसको। ये क्या करता है यूनियन, टैरिफ बैरियर्स को एब्लिश करता है, हटा देता है। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, जो 30 टाइप के करेंसी चल रहे थे उसको कन्वर्ट करके 2, नंबर ऑफ 2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रोमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, जो कि बिजनेस करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम बिछाने होने चाहिए, वो रेलवे ट्रैक को बिछाता है और प्रमोट करता है। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, 1815 के बाद एक न्यू कंजर्वेटिव क्रिएट होता है। नेपोलियन स्टार्टेड रूल इन 1799 एंड इन 1815। जब नेपोलियन आया था, रूल करना स्टार्ट किया था, तो 1799 में वो रूल करना स्टार्ट होता है। लेकिन इसकी कहानी 1815 में 1815 में खत्म हो जाती है, जब इसकी फाइट होती है ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से। मतलब 4 कंट्री से इसकी फाइट होती है, और ये हार जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में। ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया विनिंग टीम हो जाती है, जिसको कंजर्वेटिव पीपुल वांट्स मोनार्की रूल बैक। मतलब कि ये जो कंट्री थी वो कंजर्वेटिव लोग थे। कंजर्वेटिव का मतलब कि वो मोनार्की सिस्टम को वापस चाह रहे थे, और नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे उसको हटाना चाह रहे थे। तो कंजर्वेटिव लोग जो थे, ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया जो थे, वो नेपोलियन जो चेंजेस किया तो उसको हटा देते हैं, मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर कर देते हैं पहले की तरह। चर्च पावर रिस्टोर हो जाती है,
सोशली हायरार्की रिस्टोर हो जाती है, ऑटोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश हो जाता है और सेंसरशिप फिर से अडॉप्ट कर लिया जाता है कि अगर किसी को बिजनेस करना है, ट्रेडिंग करना है तो फिर से सेंसरशिप दो आप, तभी आप काम कर सकते हो। तो ये नेपोलियन के बाद ये सब चीज कंजर्वेटिव लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। अब ये जो चार कंट्री जो नेपोलियन जिससे हारा था, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ मेना 1815 में। जब ये हार जाता है नेपोलियन बोनापार्टे, तो उसकी जो कैप्चर्ड एरियाज थे वो इस कंट्री ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये इसके होस्ट जो थे वो ड्यूक मार्टिनिस थे, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। ये होस्टेड थे जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया कौन सा कंट्री लेगा। तो चार कंट्री जो थी, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रेलिया, ये बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा देती है। उसके बाद क्या डिसाइड होता है, बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड इन फ्रांस। जो फ्रांस के अंदर में वो मोनार्की सिस्टम जो आई थी वो बर्बन डायनेस्टी थी। मोनार्की सिस्टम का मतलब है कि जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो मोनार्की सिस्टम रिस्टोर हो गई बर्बन डायनेस्टी की। A series of states were set up on the French expansion in the future, मतलब बहुत सारे स्टेट्स ऑफ के सीरीज के सेटअप किए गए। प्रूसिया was given important new territories on its western frontiers, प्रूसिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स दे दिया गया। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली दे दिया गया। रसिया गॉट पोलैंड, रसिया को पोलैंड दे दिया गया। और जो कि 39 स्टेट्स थे नेपोलियन के कैप्चर किए हुए, उसको वैसे एज इट इज छोड़ दिया गया। तो जो चार कंट्री थी, ये कंट्री आपस में इस एरिया को अपने अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है और ये होस्ट किया जाता है ड्यूक मार्टिनिस, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। और ये चीजें होती है 1815 के बाद, उसके हारने के बाद, नेपोलियन के हारने के बाद। लेकिन नेपोलियन के 39 स्टेट्स को एज इट इज छोड़ दिया जाता है। और इस डॉक्यूमेंट का जो साइन होता है उसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ वेना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ वेना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेबल। तो ये सब ध्यान से सुनना। ये कॉन्सेप्चुअल नोट्स है आंसर राइटिंग के लिए। अगर तुम लोग को चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। मैं पर्सनली तुम्हें आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है वो भी गाइड कर दूंगा। अब ये सब चीजें जो हो रही थी, उसके बाद कुछ रेवोल्यूशनरी क्रिएट हो जाते हैं। देखते हैं कि बहुत सारे मोनार्की सिस्टम देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो कुछ क्रांतिकारी जन्म लेते हैं। द रेवोल्यूशनरीज, मैनी लिबरल नेशनलिज्म पीपल वर नॉट हैप्पी विद कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। अब जो नेपोलियन हार गया था, तो लिबरल नेशनलिज्म जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ कंट्री स्टेट्स, उससे लिबरल नेशनलिज्म के लोग खुश नहीं थे। और उनको यह डर था कि जो कंट्री है वो उस पर लिबरल नेशनलिज्म को लोग को छोड़ेगी नहीं। तो लिबरल नेशनलिज्म के लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और अंडरग्राउंड होने के बाद वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सीक्रेट ग्रुप बनाते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं, ताकि इन जैसे पावरफुल कंट्री से लड़ सके। तो ये था लिबरल नेशनलिज्म के अंडरग्राउंड होने के बाद की तस्वीर। इसमें एक बहुत बड़े क्रांतिकारी का नाम आता है गॉसिपी मैजिनी, जो कि इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। बॉर्न इन जिनेवा इन 1807, 1807 में इनका जन्म हुआ था जिनेवा के अंदर में। ये इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, इटालियन क्रांतिकारी थे। मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, ये एक मेंबर थे कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी के, कि बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी उस टाइम में बन रही थी जो एक पावरफुल कंट्री से लड़ाई कर सके। तो एक कमिटी का नाम था कार्बोनरी, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी ग्रुप थी, उसके भी मेंबर थे। और ये कुछ फाउंडर भी थे। इन्होंने कुछ क्या बनाया था सोसाइटी, यंग इटलीज मार्शलीज और यंग यूरोप इन बर्ने। ये दो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की जाती है इटालियन रेवोल्यूशनरी गॉसिपी मैजिनी के थ्रू। और वो ऑलरेडी कार्बोनरी में ऑलरेडी मेंबर थे वो सीक्रेट सोसाइटीज के। ये बिलीव करते थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए, इटली इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। अब ये सब जो चल रहा था, ये सब सारी चीजें जिस टाइम रेवोल्यूशन की बातें हो रही थी, जिस टाइम सिर्फ रेवोल्यूशन ही रेवोल्यूशन हो रहा था, उस पीरियड को कहा जाता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब कि लगभग 18 साल सिर्फ रेवोल्यूशन ही चला। लोग क्रांतिकारी लोग रेवोल्यूशन करने में लगे हुए थे, मोनार्की सिस्टम से लड़ाई कर रहे थे। तो इस पीरियड को कहा जाता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। 18 साल 1830 से लेकर 1848 तक ये लड़ाइयां चलती है, जिसमें रेवोल्यूशन पीरियड चलता रहता है। जुलाई रेवोल्यूशन और ग्रीक रेवोल्यूशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट हुआ करता था। बेल्जियम पहले क्या था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट होता। बाद में बेल्जियम ब्रोक अवे होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। बाद में ये हट जाता है। पहले पार्ट था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का, बाद में ये डिवाइड हो जाता है, हट जाता है। बर्बन किंग्स कोरोनेटेड आफ्टर द वेना कांग्रेस ऑफ 1815 वेर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। तो इनको हटा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, किसके थ्रू, लिबरल रेवोल्यूशनरी के थ्रू। एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की जाती है।
लुइस फिलिपी को वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क अपॉइंट किया जाता है। ग्रीक रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीक ऑटोमन अंपायर का पार्ट हुआ करता था। ग्रीक वाज पार्ट ऑफ द ऑटोमन अंपायर सिंस 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ये ऑटोमन अंपायर का पार्ट हुआ करता था। 1821 ग्रीक स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन रूल। तो बहुत सारी कंट्री जब इंडिपेंडेंस के लिए, अपने कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रही थी, तो ग्रीक भी चाहता था कि हम अपने कंट्री को लड़ाई आजादी दे दें। तो 1821 में से ही ग्रीक स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये हेल्प लेता है यूरोपियन कंट्रीज से। तो यूरोपियन कंट्रीज के कौन से लोग हेल्प करते हैं? जो पोएट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो लोग हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, पोएट्स लोग और आर्टिस्ट लोग कैसे हेल्प करेंगे? तो वो नेशन स्टेट लोगों के अंदर प्यार की भावना, नेशन के प्रति, देश की भावना जगा रहे थे अपने पेंटिंग से, अपने कंपोजिंग, सिंगिंग से, तो ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा नेशन भावना, सिंपैथी जगे और वो सपोर्ट करे। तो ये हेल्प कर रहे थे पोएट और आर्टिस्ट लोग। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेबल साइन होती है और ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो काफी स्ट्रगल करने के बाद ग्रीक भी आजाद हो जाता है मोनार्की सिस्टम से, ऑटोमन अंपायर रूल से। द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड द नेशनल फीलिंग्स, लोगों के अंदर में देश की भावना कैसे जगी, क्या होती है? रोमांटिज्म का मतलब होता है अ कल्चर मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। लोगों का नेशनल सेंटिमेंट्स के साथ ज्वाइन होना, जुड़ना ही रोमांटिसिज्म कहलाता है। जोहान गोटफ्राइड जो थे, जो जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन के बहुत बड़े फिलोसोफर थे जोहान गोटफ्राइड। द रियल कल्चर वाज द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी डैशबोल का। कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, जो कल्चर है हमारा वो ट्रू स्पिरिट है नेशन का। अब उसी टाइम में बहुत सारे इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिल रहा था, जिसको हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, मतलब हंगर भी हो रही थी, हार्डशिप भी हो रही थी और रिवॉल्ट भी हो रही थी, मतलब लोगों की लड़ाइयाँ हो रही थी किसी एक इंसान के लिए। तो क्या पॉपुलर रिवॉल्ट था उसको भी जानेंगे। तो 1830 में, 1830 में बहुत बड़ी डिप्रेशन आ जाती है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसे कहा जाता है। लोग खाने के लिए तरस गए थे, अकाल पड़ गई थी जिसको कहा जाता है। राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, विलेजेस, सिटीज, स्लम्स पॉपुलेशन, इसका मतलब है कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुके थे, लोग बेरोजगार हो चुके थे। तो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पलायन कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। तो जब माइग्रेट कर रहे थे विलेज से, गांव से शहर की तरफ, तो बहुत सारे पहले से वहां पॉपुलेशन थी और जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। तो वहां पर छोटे छोटे स्लम्स बन गए जहां पर लोग रहने लगे और उस स्लम्स के बाद पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इसके लिए ही एक बताया जाता है कि इंग्लैंड से एक चीप मशीन इंपोर्ट की गई थी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफ्टन आउटस्टेड बाय द इंपोर्टेंट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो वहां पर मशीन लाई गई ताकि वहां पर गुड्स बना सके। राइज इन फूड प्राइसेस और बैड हार्वेस्ट लेफ्ट द कंट्री पुअर, तो वहां पर जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो फेल्योर कर जाता है और जो फूड प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग और गरीब हो गए। पुअर जो था वो बहुत अपने चरम सीमा पर थी, बहुत ज्यादा। लेफ्ट द कंट्री पुअर, बहुत ज्यादा पुअर डिक्लेयर हो चुकी थी उस टाइम पे। 1848 की बात करें तो फ्रेंच सिटी पेरिस, जो कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, लुइस फिलिपी ये सब देख के भाग गया। मतलब वो देखा कि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, खाने को लोग तरस रहे हैं। तो वहां का जो लुइस फिलिपी था वो भाग गया और जब वहां का कोई हेड ही नहीं रहेगा, कोई सरकार ही नहीं रहेगी, तो वहां पर जनता ही चलाएगी, तो उसको रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, क्योंकि वो वहां पर जनता ही डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वहां का जो हेड था ये इकोनॉमिक डिप्रेशन देखकर भाग गया वो, और उसका नाम था लुइस फिलिपी। क्या चेंजेज हुए? वोटिंग राइट्स जो थी वो 21 एजेस ग्रांटेड की गई। जो 21 साल के हैं वो वोटिंग राइट्स कर सकते हैं, अपना मताधिकार का सही प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेप्ट वुमेन, वुमेन को अधिकार ये नहीं था, वुमेन को राइट्स नहीं था। द राइट टू वर्क वॉज ग्रांटेड, जिसको काम का राइट टू वर्क मतलब काम का अधिकार जिसको कहा जाता है, वो ग्रांट किया गया। अब वहां पर रिवॉल्ट की बात करें तो कुछ रिवॉल्ट भी चल रहे थे। क्या रिवॉल्ट थे? तो रिवॉल्ट था कि सेलेसिया रिवॉल्ट जिसको कहा जाता है, जूम कर दूं था उसको ताकि और सही से दिखाई दे आपको। ठीक है, तो सेलेसिया रिवॉल्ट जिसको कहा जाता है, सेलेसिया रिवॉल्ट में क्या था कि कुछ जो वेबर्स थे, मान लो कि कोई मजदूर है, वो किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो काम करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर तो काम करवा लिया लेकिन उसको पैसे ही नहीं दिए। तो जाहिर सी बात है कि आपसे कोई काम करवा लेगा, बहुत मेहनत करवा लेगा और आपको पैसे नहीं देंगे तो बहुत ही खराब लगेगा। ये चीजें बहुत ही ज्यादा खराब लगेगी कि आपने मेहनत करी किसी के लिए और वो पैसे दिए ही नहीं। तो वेबर्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर लेते हैं। क्या होता है कि
जब पैसे नहीं दिए तो कॉन्ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो जो वेबर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर घर पर जाते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं, उसके घर को तोड़फोड़ देते हैं। ये देखकर जो कॉन्ट्रैक्टर था वो डर जाता है और वो आर्मी के पास चला जाता है कि मेरी मदद करो। अब मजदूर थे, मजदूर कितने होंगे, तो आर्मी तो बहुत बड़ी है, तो वेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर और आर्मी मिलकर वेबर्स को बहुत पीटते हैं और उसमें 11 वेबर्स की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही दुखद सिलेसिया रिवॉल्ट था कि वहां पर लोग 11 वेबर्स मारे गए। नेक्स्ट टॉपिक है द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स मिडिल क्लास वांट्स नेशन स्टेट्स। मिडिल क्लास की बात करें तो जो रेवोल्यूशन चल रहा था लिबरल्स का, लिबरल्स को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि लिबरल वो लोग थे जो मोनार्की सिस्टम को हटाना चाह रहे थे। द रेवोल्यूशन वाज लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली, जो कि पहले ही मैंने कहा कि जो मिडिल क्लास लोग थे वो एजुकेटेड थे। नेशन स्टेट चाह रहे थे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल चाह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। जर्मन रीजन मिडिल क्लास पीपल से भरी पड़ी थी। तो ये था रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब इसी में है 831 जो मेंबर्स थे, एक ग्रुप बनाई जाती है जहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मीटिंग हेल्ड की जाती है। तो ऑल जर्मन नेशन असेंबली 831 मेंबर्स की है, जो कि मिडिल क्लास के लोग थे। वहां पे सिर्फ 831 मेंबर की ग्रुप थी। 18 मई 1848 18 मई 1848 को ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एक मीटिंग बनाई जाती है, मीटिंग बुलाई जाती है। दे वेंट टू किंग, जो कि फ्रेडरिक विलियम फोर्ड उस टाइम में किंग थे प्रूसिया के, उनके पास जाते हैं मदद के लिए। लेकिन ये किंग उल्टा काम करता है, लोग मदद के लिए जा रहे हैं 831 लोग, और वो क्या करता है कि अपने सुपीरियर्स को बुला के, अपने सिक्योरिटी को बुला के इसको मारता पीटता बहुत ज्यादा है। किंग सेंड टू आर्मी टू मिडिल क्लास मेंबर्स 831 मेंबर्स, और यहाँ पर जो मूवमेंट था वो एंड हो जाती है। लेकिन इस मूवमेंट का सबसे जो फेलियर का रीजन माना जाता है कि जो मिडिल क्लास लोग थे वो आर्टिस्ट को, पीजेंट्स का सपोर्ट नहीं लिए थे, वो भी माना जाता है कि जिसकी वजह से ये मूवमेंट फेल हो जाता है। रीजन फॉर फेल्ड मूवमेंट, मिडिल क्लास मेंबर्स इग्नोर्ड वर्कर्स एंड आर्टिस्ट। इन्होंने इग्नोर कर दिया था कि जो वर्कर्स हैं, जो आर्टिस्ट है, उसका सपोर्ट ही नहीं लिया। अगर आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो आपके जो जो ग्रुप में है, जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसका तो सपोर्ट लेना होगा। तो इन्होंने इग्नोर कर दिया था, ये भी फेल्योर का रीजन का कारण बना। अब यहाँ पर मोनार्की सिस्टम थोड़ा तो डरता है कि लोग रेवोल्यूशन हो रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं। तो ये मोनार्की सिस्टम के लिए पहला था कि वो डर रहे थे कि लोग भले ही सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन लोग आवाज उठा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो बॉन्डेड लेबर जो था, जो बंधुआ मजदूर था, उसको कम से कम हटा दिया जाता है। पहले क्या होता था कि लोगों को जबरदस्ती बुला के काम करवाया जाता था, बॉन्डेड लेबर जिसको बोलते हैं, तो वो कम से कम हटाया जाता है। और रसिया के अंदर में हंगेरियंस वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी इन 1861, हंगेरियन को ग्रांट कर दिया जाता है 1861 में। अब बात करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जो जर्मनी और इटली कैसे बना। तो सबसे पहले जर्मनी की बात करते हैं। तो मिडिल क्लास के जो लोग थे ना, वो हेल्प लेते हैं, किससे? लैंड लॉर्ड से हेल्प करते हैं, जो कि जंकर्स ऑफ प्रूसिया के थे। प्रूसिया के जो जंकर्स थे उसको लैंडलॉर्ड्स कहा जाता है। प्रूसिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, अपने देश को आजाद करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए हेल्प लेता है प्रूसिया। किसका? जंकर्स का, जो कि लैंडलॉर्ड्स थे उस टाइम के, अमीर माने जाते थे। और जो चीफ मिनिस्टर था ऑटोमन बिस्मार्क, तो ये और जंकर्स मतलब कि लैंडलॉर्ड्स और ऑटोमन बिस्मार्क, ये मिलिट्री के साथ फाइट करते हैं 7 सालों तक। कौन सी कंट्री के साथ? फ्रेंच, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। ध्यान से सुनना, जर्मनी अपने देश को यूनाइट करने के लिए लड़ाई लड़ती है 7 साल तक। सबसे पहले वो हेल्प लेता है लैंडलॉर्ड्स, जो कि जंकर्स थे प्रूसिया के, तो प्रूसिया के जंकर्स, उसके बाद मिलिट्री और चीफ मिनिस्टर जिसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन अंपायर अलग है, ऑटोमन बिस्मार्क एक चीफ मिनिस्टर का नाम है। तो ऑटोमन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर थे, उसकी हेल्प से 7 साल तक फाइट होती है फ्रेंच, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, 3 देशों के बीच, जर्मनी को यूनाइट करने के लिए, यूनिफिकेशन करने के लिए। 18 जनवरी 1871 को ये जीत हासिल हो जाती है और वहां के न्यू किंग बनते हैं कैसर विलियम, जो कि फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, ताकि लोगों में जुडिशियल सिस्टम अच्छी हो सके, जो मोनार्की चला रहा था वो खत्म हो सके, जो मोनार्की सिस्टम चल रहा था वो खत्म हो सके, बैंकिंग सिस्टम को अच्छा कर सके, करेंसी, जो बहुत सारी करेंसी कंफ्यूजन चल रही थी उसको हटाया जा सके। तो ये जैसे ही किंग बनते हैं, जैसे ही फाइट होती है, जीतते हैं, तो न्यू किंग जो बनते हैं कैसर विलियम फर्स्ट, ये कुछ मॉडर्नाइजिंग फैसले लेते हैं, डिक्लेरेशन लेते हैं अपने लोगों के लिए, अपने जर्मनी यूनिफिकेशन के लिए। इटली यूनिफाइड 19th सेंचुरी। अब इटली का जो यूनिफिकेशन होता है वो 19th सेंचुरी में होता है और इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो कि सरडानिया पिरोमेंट के थे,
इटली नॉर्थ एरिया ऑस्ट्रिया था, सेंट्रल एरिया पॉप था, साउथ एरिया बर्बन किंग ऑफ स्पेन कहा जाता है, जो कि विक्टर एमानुएल सेकेंड कॉल्ड हिज चीफ मिनिस्टर काउंट कैबर। तो जब देखा जर्मनी भी यूनिफिकेशन कर लिया तो इटली क्या करता है, अपने चीफ मिनिस्टर किसको बुलाता है, जो किंग थे वहां के विक्टर एमानुएल सेकेंड, वो अपने चीफ मिनिस्टर काउंट कैबर को बुलाते हैं कि कुछ भाई कुछ करो, जैसे जर्मनी ने यूनिफिकेशन ले लिया है तो इटली भी यूनिफाई हो सके। तो जो काउंट कैबर थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। 1859 में काउंट कैबर और फ्रेंच हरा देते हैं किसको, ऑस्ट्रियन होप्सबर्ग आर्मी को, और कंट्रोल ले लेते हैं जो भी कैप्चर्ड एरिया था। तो कौन कौन सा कैप्चर्ड एरिया था वो फिर से जान लेते हैं। कैप्चर्ड एरिया में नॉर्थ एरिया ऑस्ट्रिया के पास था, सेंट्रल एरिया पॉप के पास था, साउथ एरिया बर्बन किंग ऑफ स्पेन। तो ये कैप्चर्ड एरिया था। जब काउंट कैबर आता है तो ये कैप्चर्ड एरिया जो था उस पर कंट्रोल ले लेता है। काउंट कैबर फ्रेंच के साथ हरा देता है किसको, ऑस्ट्रियन हॉब्सबर्ग आर्मी को, और कंट्रोल ले लेता है कैप्चर एरिया पर। काउंट कैबर हेल्प फ्रॉम गॉसिपी गैरिबाल्डी एंड 1860 कैप्चर इटली साउथ रीजन एंड पॉप सरेंडर्ड ड्यू टू फियर। तो कुछ एरिया को तो कैप्चर कर लेता है काउंट कैबर, लेकिन जो पॉप था ना वो डर से ही अपने आप सरेंडर कर दिया, भाई मुझे नहीं चाहिए, ले लो, मुझे बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, ले लो अपने आप ही। तो काउंट कैबर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था। और वहां के जो इटली के जो किंग थे वो विक्टर इमैनुअल वाज डिसाइडेड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, मतलब जो इटली के किंग बनाए गए हराने के बाद, जब लोग हरा दिए उसको तो विक्टर इमैनुअल को फुल किंग बना दिया गया कि आप ही हमारे राजा हो गए। अब यहां पर एक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में है। द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन टुक प्लेस विथ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है, जर्मनी का यूनिफिकेशन देख लिया हमने, इटली का यूनिफिकेशन देख लिया, लेकिन ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है काफी लंबा प्रोसेस था इसका। यहाँ पर स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, जो कि डिफरेंट आइडेंटिटीज के पीपुल रहते थे, इंग्लैंड के अंदर में बहुत सारे अलग अलग आइडेंटिटीज के लोग रह रहे थे, आयरलैंड, ये चार वहां पर कंट्री थी। इन 1868 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। 1868 में इंग्लिश जो क्या करता है वो पावर सीज कर लेता है मोनार्की सिस्टम का। और इन 1707 द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड विद द एक्ट ऑफ द बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। मतलब कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाते हैं। जो आयरलैंड का पार्ट था जो कि कैथोलिक मेजोरिटी में थे वहां पे, और प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे वहां पे। मेजोरिटी और माइनॉरिटी हमने पहले भी कह रखा है, जो संख्या में बहुत ज्यादा है उसको मेजोरिटी बोलते हैं, जो संख्या में कम है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। इन 1801 आयरलैंड वाज फोर्सली टेकन बाय द ब्रिटिश। मतलब कि 1801 में जो आयरलैंड था उसको फोर्स करके लिया जाता है ब्रिटिश के थ्रू। न्यू ब्रिटिश नेशन, ब्रिटिश फ्लैग चाहते थे, नेशनल एंथम चाहते थे, कॉमन लैंग्वेज चाहते थे, ये ब्रिटिश का नेशन का वांट्स था। अब विजुअलाइजिंग द नेशन क्या होता है कि हर कोई कंट्री एक बेस्ट फिगर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लोगों में नेशनल सिंपैथी जागे, जैसे हमारे इंडिया के अंदर में भारत माता की पिक्चर रिप्रेजेंट कर दी जाती है, उसी तरह लोग इससे बहुत ज्यादा प्रेरित हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि हमने भी फीमेल फिगर को रिप्रेजेंट करना है। तो विजुअलाइजेशन का जमाना चल रहा था, लोग फीमेल फिगर को आगे बढ़ा रहे थे हमारे इंडिया में, भारत माता की जय है। तो 82 19वीं सेंचुरी विजुअलाइजेशन का जमाना था इंडिया में, भारत माता। यूरोप आर्टिस्ट भी चाह रहे थे कि फीमेल फिगर को बढ़ा दिया जाए। तो जो फ्रेंच एल्गर्जी थी मैरियने थी, और जो जर्मनी एल्गरिज थी वो जर्मानिया थी। ये हमेशा एमसीक्यू में आता है, फ्रेंच एल्गरिज मरियने और जर्मनी एल्गरिज जर्मानिया। ये दो एमसीक्यू में ध्यान रखना कि कौन सी फीमेल फिगर थी जिसको विजुअलाइज किया गया था, फ्रेंच एल्गरिज मरियने और जर्मन एल्गरिज जर्मानिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म तो समझ में आ गया कि नेशन स्टेट हो, किसी नेशन के प्रति प्यार हो, भावना अच्छी हो, कॉमन स्टेट, कॉमन लैंग्वेज, आइडियोलॉजी हो। इंपेरियलिज्म क्या होता है, तो हिंदी में समझाते हैं। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है कि कोई बड़ा सा देश इस छोटे से देश पे आक्रमण अटैक करके उस छोटे से देश को अपने कब्जे में ले लेता है। क्यों? अपने एरिया को एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, ताकि और भी बड़ा हो जाए। एक बड़ा सा देश एक छोटे से देश पर अटैक करता है और उस छोटे से देश को अपने एरिया में ले लेता है ताकि वो बड़ा सा देश और भी बड़ा हो जाए। A large nation begins to occupy smaller nations to expand its territories and power, that is called imperialism। समझे? बाल्कन रीजन का केस स्टडी पढ़ लेते हैं, ये एक्चुअली में था क्या। ठीक है, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन अंपायर। ये जो था कि ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल में था।
The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece etc. जो बाल्कन रीजन था, जो अभी के टाइम में कंट्री है, रोमानियन, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस etc. वो जोग्राफिकल एथनिक थे उस टाइम में. But due to disintegration of the Ottoman Empire, one by one, Balkans states broke away from its control and declared independence. लेकिन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन की वजह से ये डिवाइड होता गया अपने कंट्रोल से और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया. Firstly, jealous of each other and each hope to gain more territory at the expense of the others. सब चाह रहे थे कि हम उस देश पर जो कि डिवाइडेड हो रहा है, हम उस पर कब्जा कर ले. कोई देश चाह रहा था हम उस पर कब्जा कर लें. तो बाल्कन्स बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. तो जो बाल्कन्स का रीजन था कि डिवाइड हो रखा था, तो उस एरिया को सब कंट्री कब्जा करना चाह रही थी, जिसकी वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है. तो रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ये सब बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाह रहे थे बाल्कन्स रीजन को कि हमारे एरिया में आ जाए, हम इसको ले लें, जिसकी वजह से इन देशों में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होता है. दिस लीड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन. तो ये था बाल्कन रीजन का केस स्टडी कि बाल्कन रीजन में था क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ. तो ये रीजन था कि बाल्कन रीजन को लोग कैप्चर करना चाह रहे थे, कंट्री चाह रहे थे कि हमारे पास आ जाए, ये रीजन हमारे पास आ जाए. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, अब वहाँ पर अलग अलग कंट्री होगी तो वो चाहेंगे कि हम ले लें, तो वर्ल्ड वॉर होना जाहिर सी बात है. ठीक है, तो ये रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिया राइज ऑफ नेशन इन यूरोप का. फिर भी अगर कुछ लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. इसकी आंसर राइटिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे लिखनी है एग्जाम्स में. ये सिर्फ मैंने चैप्टर को गो थ्रू कराया कि चैप्टर कहना क्या चाहता है. इस चैप्टर का समरी की बात करें तो फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो से ये स्टार्ट होती है, जो कि 4 इमेजिनेशन पिक्चर बनाते हैं जहां पे मोनार्की सिस्टम को ध्वस्त किए हुए मुकुट को हटाते हुए लोग एक होप की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमारा गॉड खुश होते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं. उसके बाद अलग अलग फ्रेंच रेवोल्यूशन के चेंजेस देखने को मिले कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेज हुआ, मोनार्की सिस्टम कैसे खत्म हुआ, रिवोल्यूशनरी के बारे में हमने पढ़ा, यूनिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा. तो ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में देखने को मिला. इस चैप्टर की बात करें तो आप बैरियर्स का ध्यान रखना कि बैरियर्स एमसीक्यू में पूछे जाते हैं. जो 11 बैरियर्स थे हमारे, कितने टैक्स लगते हैं, 5.5% का टैक्स लग रहा था, कितनी करेंसीज थी, 30 करेंसीज थी, कितने में कन्वर्ट किया गया, 2 करेंसीज में कन्वर्ट किया गया. तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमेशा पूछे जाते हैं एमसीक्यू में. तो ये चैप्टर का बस गो थ्रू है कि इस चैप्टर को मैंने गो थ्रू कर लिया है, एक फुल चैप्टर को, जो कि एनसीईआरटी के समझ लो कि समरी है, एनसीईआरटी की समरी है जहां पर आपको समझ में आए. इसकी आंसर राइटिंग के लिए मैं एक क्वेश्चन आंसर भी बना दूंगा, पीडीएफ भी आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा. फिर भी अगर जो मैंने समझाया उसमें एक भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बस पॉइंट कमेंट कर देना, उस पॉइंट को मैं फिर से समझाने की ट्राई करूंगा. मेरा ये स्टार्टिंग है, मैंने बहुत स्टार्ट करके ये रिसोर्सेज के थ्रू नोट्स बनाए जो आप लोग को हेल्प हो सके, जो मैंने पढ़ाई करी है. फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो मैं ट्राई करूंगा उसको इम्प्रूव करने का, आप लोग को समझाने का ट्राई करूंगा कि आप लोगों को बस समझ में आ जाए. रिसोर्सेज कैसे भी हो बस समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने चाहिए. इस चैनल पर आप यही देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है. आंसर राइटिंग के लिए एक पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे तो चैप्टर वाइज हम इस चैनल पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करेंगे, हर एक टर्म्स को, हर एक कीवर्ड्स को, एनसीईआरटी की जो टाइटल पैराग्राफ है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है. इस चैनल की नोटिफिकेशंस जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास चली जाए. और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी टर्म समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. ओके, टेक केयर, थैंक यू. हेलो ऑल, जैसे कि लॉन्ग वीडियो में ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझा दिया था, फिर भी इसके अलग मैं से वीडियो ऐड कर रहा हूं कि जो फ्रेडरिक सोरो थे फ्रेंच आर्टिस्ट, उन्होंने जो इमेजिनेशन पिक्चर बनाई थी वो कहना क्या चाहता है. तो 1848 में फ्रेडरिक सोरो 4 इमेजिनेशन पिक्चर बनाते हैं जिसको द पैक्ट ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है. अगर आप इसको पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो मैं मार्क कर देता हूं कि वो 4 कौन कौन सी थी. तो इसको सबसे पहले एक मार्क करता हूं, मैं पेन ले लिया मैंने, इसको साइड कर दो. ये 1 है, उसके बाद ये यहाँ पर 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है. ठीक है, अगर आप 1 जो मैंने मार्क किया है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है. इनके एक हाथ में टॉर्च
और दूसरे हाथ में ह्यूमन चार्टर है, ठीक है, जो कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से सुनना, फ्रेडरिक सोरो जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, वो 4 इमेजिनेशन पिक्चर बनाते हैं। पहला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में टॉर्च, दूसरी हाथ में ह्यूमन चार्टर है, जो कि डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ल्ड को दर्शाता है। और फ्रेडरिक सोरो ने जो ये पिक्चर बनाई है उसको द पैक्ट ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ठीक सामने कुछ नंबर 2 पे ये ध्वस्त किए हुए कुछ मुकुट है यहाँ पर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ध्यान से। ये सिंहासन, मुकुट, बड़े बड़े मोनार्की सिस्टम के कपड़े, ये सब ध्वस्त पड़े हुए हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ठीक सामने। तीसरे नंबर पर कुछ लोग अलग अलग नेशन को इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो बड़े बड़े आभूषण है, ज्वेलरी है, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसको चीरते फाड़ते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाते हैं। समझ रहे हो आपकी, मतलब लोग अब चाह रहे हैं कि हम रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी तरफ जाए, कुछ होप की तरफ जाए। तो ये तीसरी पिक्चर है कुछ अलग अलग लोगों के जो ध्वस्त किए हुए कपड़ों, मुहासन को ध्वस्त किए हुए इसकी तरफ बढ़ रहा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ, होप की तरफ। और ये सब चीजें देखकर गॉड जो है वो काफी खुश होते हैं। नंबर 4 पे मैंने गॉड को रिप्रेजेंट किया है, मैंने नहीं, मतलब फ्रेडरिक सोरो ने, यहां पर मैंने मार्क किया है, ठीक है। गॉड ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि लोग होप की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। ध्यान से सुनना, फ्रेडरिक सोरो जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, वो 4 इमेजिनेशन पिक्चर बनाते हैं जिसको द पैक्ट ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। द पैक्ट ऑफ नेशन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है 4 पिक्चर में। फर्स्ट पिक्चर, एक हाथ में मोनार्की सिस्टम, सॉरी, एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में ह्यूमन चार्टर है। इनके ठीक सामने ध्वस्त किए हुए मुकुट है, ज्वेलरीज है, आभूषण, उसके बाद बड़े बड़े सिंहासन वगैरह के कपड़े। इसको हटाते हुए तीसरी पिक्चर में कुछ अलग अलग नेशन के लोग भागते हुए आ रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो अलग अलग नेशन के लोग भागते हुए आ रहे हैं, किसकी तरफ? होप की तरफ, आशा की तरफ, कि कुछ होप हो। और इस सब चीज को देखकर गॉड जो होते हैं वो ब्लेसिंग्स देते हैं और खुश होते हैं। ये था फ्रेडरिक सोरो का इमेजिन पिक्चर द पैक्ट ऑफ नेशन। पूरा डिटेल्स कॉन्सेप्चुअल नोट्स मैंने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा दिया है। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, और इसकी आंसर राइटिंग चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पर्सनली। ओके, ये था फ्रेडरिक सोरो का, फ्रेंच आर्टिस्ट का। ध्यान से नोट कर लेना उसको और नोट्स बना लेना छोटे छोटे। हेलो ऑल, क्या हाल है? आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर में नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, लोगों में प्यार की भावना कैसे जगी, उसके बारे में आज डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करेंगे। तो मैंने कुछ रिसोर्सेज से कुछ नोट्स तैयार किया है जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1848 में। 1848 में जो कि फ्रेडरिक सोरो, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रेडरिक सोरो नाम था उनका, फ्रेडरिक सोरो, वो एक इमेजिनेशन पिक्चर बनाते हैं। अपने इमेजिन के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ पिक्चर्स को जो उस टाइम के कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है कि जब हम एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फ्रेडरिक सोरो के बारे में बताया गया है, उसको जानेंगे कि फ्रेडरिक सोरो ने क्या रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं वो जान लो। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनलिज्म कैसे बढ़ा यूरोप के अंदर में, हाउ डिड नेशनलिज्म राइज इन यूरोप। सेकेंड जानेंगे कि व्हाट चेंजेस वर सीन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिला। हाउ पीपल स्ट्रगल फॉर नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के लिए लोगों को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा उसको भी जानेंगे। हाउ डिड डायनेस्टी रूल एंड इन यूरोप, यूरोप के अंदर में मोनार्की सिस्टम जो कि डायनेस्टी रूल था वो कैसे खत्म हुआ। हाउ डिड नेशन स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, नेशन स्टेट का मतलब है जहां पर कॉमन कल्चर, कॉमन आइडियोलॉजी, कॉमन लैंग्वेज, इस तरह का अगर वहां पर लोगों के अंदर आ चुकी है तो उसको बोलते हैं नेशन स्टेट, और वो कैसे एग्जिस्टेंस हुआ यूरोप के अंदर में। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेडरिक सोरो के बारे में, जो इमेजिनेशन पिक्चर बनाते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। तो उस पिक्चर को निकालते हैं यहां से, आ जाओ भाई। ठीक है, ये आ गई फ्रेडरिक सोरो की इमेजिनेशन पिक्चर।
इस पिक्चर को अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसके हाथ में मशाल है, ठीक है। ये फर्स्ट पिक्चर है आपकी, पेन मार्क कर दो आप इसका यहाँ पे, यहां पर ये फर्स्ट पिक्चर है। ठीक है, तो ये पिक्चर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की यहां पर पिक्चर है, मशाल लिया हुआ है हाथ में। उसके बाद यहां पर देखोगे, ध्यान से देखोगे आप तो मोनार्की सिस्टम के नंबर 2 मैंने मार्क किया है। मोनार्की सिस्टम के जो कुछ ध्वज, मुकुट वगैरह, कपड़े, सिंहासन वगैरह फेंके हुए हैं, मतलब कि लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मोनार्की सिस्टम का जो मुकुट वगैरह है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको हटाते हुए लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी मतलब कि मसाल की तरफ आ रहे हैं, कुछ होप की तरफ आ रहे हैं, उनको कुछ आशा है और उस आशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ध्वस्त किए हुए कपड़े, मुकुट वगैरह, सिंहासन वगैरह सबको हटा रहे हैं। और ये देखकर जो गॉड है वो गॉड काफी खुश होते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं कि ये ध्यान से देखना आप, ये गॉड खुश हो रहे हैं ये सब देख के कि लोग यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मसाल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि हमारी ध्वस्त किए हुए कपड़े, मुकुट वगैरह इसको हटा रहे हैं। तो ये देखकर गॉड काफी खुश होते हैं। तो ये था फ्रेडरिक सॉरो का इमेजिनेशन पिक्चर। अब आते हैं टॉपिक पर वापस, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था फ्रेडरिक सॉरो का इमेजिनेशन पिक्चर बनाया, जहां पर लोग मोनार्की सिस्टम के मुकुट वगैरह, सिंहासन वगैरह, ध्वस्त किए हुए कपड़ों वगैरह को छोड़ के एक यूनिटी की तरफ, एक होप की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे गॉड काफी खुश होते हैं और ब्लेसिंग देते हैं। ये टॉपिक्स है जहां पर हम जानेंगे इस चैप्टर में कि नेशनलिज्म कैसे बढ़ा यूरोप के अंदर में, क्या चेंजेस देखने को मिले, हाउ डिड डायनेस्टी रूल इन यूरोप, और हाउ डिड नेशन स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, नेशन स्टेट कैसे बढ़ा। अब 1789 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंपैक्टेड इंटायर यूरोप। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिला, मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने को मिले हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिले वो हम जानेंगे। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे। 1789 चेंजेस ऑकर्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिला सबसे पहले वो जानेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की सिस्टम टू कॉमन सिटीजन। मतलब कि मोनार्की सिस्टम का मतलब क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, डायनेस्टी रूल जो चली आ रही थी प्रथा वही आगे चलती रहेगी। तो डायनेस्टी रूल खत्म होकर जो पावर था वो कॉमन सिटीजन को दे दी जाती है। अब लोग वहां पर इंडिविजुअल इलेक्ट हो रहे थे। तो सबसे पहले जो चेंजेज हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की सिस्टम टू कॉमन सिटीजन्स, मतलब कि अब जो पावर थी वो कॉमन सिटीजन के पास भी थी, वो लोग भी इलेक्ट हो रहे थे, उनको भी कुछ फ्रीडम मिल गई थी। द 3 कलर फ्लैग वॉज चूजन फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस के अंदर में 3 कलर फ्लैग चूज किया गया, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट फ्लैग बनाया गया जो रिप्रेजेंट कर रहा था अपने स्टेट को, अपने कंट्री को। फ्रेंच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को ही नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। जैसे हमारी कंट्री है, हमें हिंदी मातृभाषा है, तो अलग अलग कंट्री ने अपनी अपनी भाषा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल लैंग्वेज कि वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाएगी और हमारी यही भाषा है। न्यू नेशनल एंथम कंपोज एंड ओथ टेकन। रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल एंथम कंपोज किए गए, गाने बनाए गए और ओथ, शपथ ली गई कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये ओथ टेकन ली गई, मतलब बहुत सारे लोगों ने शपथ ली। स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। एक स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया और उसका नाम दे दिया गया नेशनल असेंबली। और जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी और ड्यूज थे उसको एब्लिश कर दिया गया, माफ कर दिया गया। तो ये सब चेंजेस देखने को मिल रहा था हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो रहा था उसके बाद चेंजेस हमें देखने को मिला कि बहुत सारी पावर ट्रांसफर हो गई, कॉमन सिटीजन को मिल गई, जो कस्टम ड्यूटीज थी, ड्यूज थे, उसको माफ कर दिया गया, एब्लिश कर दिया गया। 3 कलर फ्लैग चूज किया गया जो कि रिप्रेजेंट करता है कंट्री को। नेशनल एंथम कंपोज किए गए, ओथ टेकन ली गई
उसके बाद जनरल इलेक्टेड को हायर किया गया और उसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। तो ये चेंजेस देखने को मिला हमें 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। अब यहां पर एंट्री होती है 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे का। तो नेपोलियन बोनापार्टे पहले एक आर्मी में काम कर रहा होता है, उसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है, नेपोलियन कोड भी कहते हैं उसे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्रीन पर तो नेपोलियन कोड और सिविल कोड ऑफ 1804 लिखा हुआ है। तो ये आया था कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ इसने अच्छे अच्छे वादे किए। क्या वादे किए? तो सबसे पहले इसने बताया कि जो इक्वलिटी है वो अगर कोई लॉ निकलता है कंट्री के अंदर में, स्टेट के अंदर में, तो उस लॉ के अंदर इक्वलिटी है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया गया है जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिच के बेसिस पे, पुअर के बेसिस पे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नेपोलियन बोनापार्टे जब आया था तो सबसे पहले उसने कहा कि इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ जब निकलेगी तो उसमें ये लिखा होना चाहिए कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है, किसी के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, लॉ इक्वल है सभी के लिए, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, रिच के बेसिस पे हो, पुअर के बेसिस पे हो। सेकेंड, सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। जिसकी जो जमीन है, जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसी के नाम पे रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। पहले क्या होता था कि उस टाइम पे उनके जो भी प्रॉपर्टी थे उसको छीन ली जाती थी। तो जब नेपोलियन बोनापार्टे आया तो उसने कहा कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ही रहेगी, वो सिक्योर किया उसने। एबोलिश फ्यूडल सिस्टम, बहुत सारे लोगों को लगान देनी पड़ती थी, सेंसरशिप देने पड़ती थी बिजनेस करने के लिए, टैक्स देने पड़ते थे, तो उसने उसको माफ कर दिया, हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बनाया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़िया किया गया नेपोलियन बोनापार्टे के थ्रू। ये सब वादे बताए गए नेपोलियन के थ्रू। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजरमेंट्स एंड कॉमन करेंसीज, एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट लगा दिया गया, कॉमन करेंसीज भी स्टैब्लिश कर दी गई नेपोलियन बोनापार्टे के थ्रू। और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, फ्रीली ट्रेड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पैसे देने पड़ेंगे ट्रेडिंग करने से पहले। आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले पैसे दो, सेंसरशिप करो, फिर आप अपना बिजनेस करो, ट्रेडिंग करो। तो इसने क्या किया, फ्रीली ट्रेड आप कर सकते थे उस टाइम पे। फ्रीली ट्रेड नेपोलियन बोनापार्टे ने वादे किए कि फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो आया था कुछ ना कुछ सोची समझी साजिश के तहत, ये आया जब तो उसने अच्छे अच्छे वादे कर दिए, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या थे वो जानते हैं। ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, सबसे पहले इसने क्या किया, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। इसने फ्रीडम ही हटा दिया, किसी को कोई फ्रीडम नहीं थी। इंडिपेंडेंट जो काम करना चाहते थे उनको भी फ्रीडम नहीं थी। तो लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिला। इंक्रीज टैक्सेशन, जिसको बिजनेस करना है उसने टैक्स बढ़ा दिया, जहां 5% 10% लग रहे थे वो बढ़ा के 15% 20% कर दिया गया। तो ये टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई जिससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। सेंसरशिप, अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले स्पॉन्सर करना पड़ेगा, सेंसर करना पड़ेगा, लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन टू इनटू द फ्रेंच आर्मीज, और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो क्या करता था कि जबरदस्ती अपने आर्मी में रिक्रूट करता था लोगों को, ताकि वो दूसरे देशों से लड़ाई कर सके और उस देश पर कब्जा कर सके। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था नेपोलियन बोनापार्टे का, जो लोगों ने देखा कि मतलब जबरदस्ती हमारे आर्मी में भर्ती हो जाओ, ये नेपोलियन बोनापार्टे चाहता था। अब टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर में नेशनलिज्म कैसे बना। इन मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट इनसाइड यूरोप। अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो यूरोप के अंदर में कोई नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब है जहां पर कॉमन कल्चर हो, जहां पर कॉमन लैंग्वेज बोली जाए हो, जहां पर कॉमन आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी के लोग रहते हों। तो इस तरह का जो था भावनाएं लोगों के अंदर में 18th सेंचुरी के दौरान नहीं था, वो बाद में आई थी। नेशन स्टेट के लिए हमें कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, कॉमन कल्चर होना चाहिए, कॉमन आइडेंटिटी या फिर कॉमन आइडियोलॉजी होनी चाहिए। हॉब्सबर्ग एम्पायर, जो कि आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। यहां पर आते हैं द एरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स क्या होता है और मिडिल क्लास क्या होता है और पीजेंट्स क्या होता है, उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एरिस्टोक्रेट्स का। तो जो सोसाइटी के वेल्दी पीपुल थे, रिच पीपुल थे, अमीर लोग थे, उनको एरिस्टोक्रेट कहा जाता है। वो उनके पास ऑन स्टेट्स एंड टाउनशिप्स इन द कंट्री साइड, कंट्री के अंदर में, स्टेट के अंदर में उनकी अपनी विलाज होती थी, जो टाउनशिप
अपनी होती थी वो एरिस्टोक्रेट्स के पास बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, उनके पास जो पावर थी वो सोशली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से बहुत ही ज्यादा थी। फैमिलीज कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज, अब ये लोग क्या कहते हैं कि अपनी बिरादरी में शादी करते थे कि हम अमीर है तो अमीर में ही करेंगे, अगर एरिस्टोक्रेट है तो एरिस्टोक्रेट में ही करेंगे, ये पीजेंट्स मिडिल क्लास ये सबको देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो इनकी जो शादियां हुआ करती थी वो एरिस्टोक्रेट के में ही होती थी, पीजेंट्स या फिर मिडिल क्लास में नहीं होती थी। दे स्पोक फ्रेंच, और जो एरिस्टोक्रेट लोग थे वो सिर्फ फ्रेंच बोलना पसंद करते थे, वो हमेशा फ्रेंच बोलते थे। यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ, और इनका जो रहन सहन था, खाना पीना था, जीवन शैली जो थी, लाइफ स्टाइल जो थी वो एक तरह की थी। मतलब एरिस्टोक्रेट का जो अगर आप देखोगे पहले का तो सिंहासन टाइप का, मुकुट टाइप का, बहुत ज्यादा अमीर टाइप की उस तरह के पहनावे ये पहनते थे। तो इनका लाइफ स्टाइल एक जैसा हुआ करता था जो भी एरिस्टोक्रेट्स थे वहां पे। पीजेंट्स की बात करें तो पीजेंट्स जो सोसाइटी के गरीब लोग थे उनको पीजेंट्स कहा जाता है। पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी डिडंट हैव मच लैंड एंड द सेम वर इवन लैंडलेस, इनके पास ज्यादा जमीन नहीं हुआ करती थी और कुछ लोगों के पास तो एक भी थोड़ा सा भी जमीन का टुकड़ा नहीं था, तो सेम वर इवन लैंडलेस। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि जो पीजेंट्स लोग थे वो मेजोरिटी में थे, मतलब सबसे ज्यादा थे। माइनॉरिटी का मतलब होता है कम, कि हमारी वहां पर संख्या कम है, मेजोरिटी का मतलब है कि उस एरिया में हमारी संख्या ज्यादा है। दे वर नॉट पावरफुल, जो पीजेंट लोग थे, गरीब लोग थे, वो पावरफुल नहीं थे, जाहिर सी बात है। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन न्यू वर्किंग क्लास इंट्रोड्यूस, जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया तो एक नए क्लास की क्रिएशन हुई जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। वो ना तो ज्यादा अमीर थे, वो ना तो ज्यादा गरीब थे, वो मिडिल क्लास फैमिली कहलाती थी। मिडिल क्लास के पास आइडिया और नेशन यूनाइट करने का बहुत ज्यादा आइडिया था कि नेशन को यूनाइट कैसे किया जाए, डेवलप कैसे किया जाए, आगे पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आइडिया था उनके पास, मिडिल क्लास के पास, मतलब कि एजुकेटेड लोग थे वो। नेशन यूनाइट करने के लिए सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन या फिर सेम लैंग्वेज होना चाहिए, और इन सब चीज जिसमें हो उसको लिबरल नेशनलिज्म कहा जाता है। मतलब कि मोनार्की सिस्टम से जस्ट अपोजिट थे। लिबरल नेशनलिज्म लोग क्या चाहते थे, सेम कल्चर हो, सेम ट्रेडिशन हो और सेम लैंग्वेज हो। लिबरल नेशनलिज्म जो कि मोनार्की सिस्टम को खत्म करना चाहते थे। लिबरल नेशनलिज्म वांट्स एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, मतलब कि जो एरिस्टोक्रेसी रूल चल रहा है, मोनार्की सिस्टम रूल चल रहा है, उसको खत्म कर दो। गवर्नमेंट विथ पीपल्स एग्रीमेंट, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, सरकार बनेगी, वो लोगों के एग्रीमेंट के बाद ही बनेगी। अगर लोग नापसंद करते हैं तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। ये लिबरल नेशनलिज्म के लोग चाह रहे थे। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर एक को इंडिविजुअल फ्रीडम देना होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी पहले भी कहा था कि लॉ निकालने से पहले उसमें इक्वलिटी है कि नहीं वो चेक होना चाहिए। लिबरल नेशनलिज्म के लोग भी वही चाहते थे कि इक्वलिटी हो लॉ के अंदर में। जो अगर लॉ पास होता है, लॉ डिक्लेयर्ड होता है, तो उस लॉ के अंदर में इक्वलिटी है कि नहीं। एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो क्लरिकल प्रिविलेजेस दिया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है किसी को, वो खत्म होना चाहिए। किसी को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, सबको एक समान यूनाइट होकर अगर जो डिजर्व करता है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लरिकल प्रिविलेज दे दे, प्रायोरिटी बेसिस दे दे, एरिस्टोक्रेट टाइप को एरिस्टोक्रेट्स को पहले प्रायोरिटी दे दिया, उसके बाद पीजेंट्स को नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, और एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो लोगों को डेवलप करने में हेल्प कर सके, भेदभाव को, कास्ट को, जेंडर को, इसको भेद कर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सके, और एक अच्छी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये पॉइंट्स लिबरल नेशनलिज्म को लोग चाहते थे। क्या चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी रूल हट जाए, मोनार्की सिस्टम हट जाए। गवर्नमेंट विद पीपल्स एग्रीमेंट, जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है वो लोगों के चॉइस पे, लोगों के एग्रीमेंट पे फॉर्म करे। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, चाहे वो राइट टू वोट हो, फ्रीडम किसी भी चीज का हो, बोलने का हो, रहने का हो, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का हो, तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के पहले इक्वलिटी होनी चाहिए। एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेज, जो कि प्रायोरिटी दी जाती है एरिस्टोक्रेट्स को, वो खत्म होना चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो लिबरल नेशनलिज्म थे वो एजुकेटेड लोग थे, मतलब मिडिल क्लास के लोग जो थे वो एजुकेटेड थे, तो वो, लेकिन इन्होंने क्या किया कि नॉट सपोर्टेड वुमेन एंड पीजेंट्स, दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन।
जब इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो इन्होंने वुमेन का सपोर्ट नहीं लिया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था लिबरल नेशनलिज्म का कि उन्होंने वुमेन का सपोर्ट नहीं लिया, सिर्फ मेन का सपोर्ट लिया उन्होंने। और जो पीजेंट्स थे, जो गरीब लोग थे, उनका भी सपोर्ट नहीं लिया लिबरल नेशनलिज्म के लोगों ने जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया मोनार्की के अगेंस्ट में। ट्रेडर्स प्रॉब्लम वहां पर बहुत ज्यादा हो रही थी लोगों को। हैम्बर्ग से न्यूयॉर्क अगर कोई आता था ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो 11 टैरिफ बैरियर्स लगे हुए थे। मतलब कि समझो ऐसे आप कि यहां से लेकर यहां से अगर क्रॉस किया यहां पहुंचना है तो यहां पर टोटल 11 बैरियर्स थे और यहां पर 11 स्टॉपेज में 11 जगह पर लोगों को टैक्स देना पड़ता था कि यहां पर टोल प्लाजा लगा हुआ है, एक जगह पर रुक गया, फिर दूसरी जगह पर रुक गया, तीसरी जगह पर रुक गया, तो टोटल 11 स्टॉपेज थे और 11 स्टॉपेज पे लोगों को टैक्स देना पड़ता था कि मतलब अगर बिजनेस करना है तो 11 टैरिफ बैरियर्स लगे हुए थे और वो जो टैक्स लगता था 5.5% का लग रहा था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि जो करेंसीज थे वो 30 टाइप के करेंसीज थी। तो कितना कंफ्यूजन हो रहा होगा ये इमेजिन कर सकते हो। 30 डिफरेंट करेंसीज वहां पर यूज की जा रही थी। 1834 में कस्टम यूनियन आता है जोल्वेरिन, जो कि प्रूसिया स्टार्ट करता है और बाद में और भी जर्मन जो स्टार्टेड थे वो ज्वाइन करते हैं। बाद में प्रूसिया के थ्रू स्टार्ट किया गया और बाद में जर्मन ज्वाइन करता है इसको। ये क्या करता है यूनियन, टैरिफ बैरियर्स को एब्लिश करता है, हटा देता है। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, जो 30 टाइप के करेंसी चल रहे थे उसको कन्वर्ट करके 2 नंबर ऑफ 2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रोमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, जो कि बिजनेस करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम बिछाने होने चाहिए, वो रेलवे ट्रैक को बिछाता है और प्रमोट करता है। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बाद एक न्यू कंजर्वेटिज्म क्रिएट होता है। नेपोलियन स्टार्टेड रूल इन 1799 एंड इन 1815। जब नेपोलियन आया था, रूल करना स्टार्ट किया था, तो 1799 में वो रूल करना स्टार्ट होता है। लेकिन इसकी कहानी 1815 में 1815 में खत्म हो जाती है जब इसकी फाइट होती है ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से। मतलब 4 कंट्री से इसकी फाइट होती है और ये हार जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में। ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया विनिंग टीम हो जाती है, जिसको कंजर्वेटिव पीपुल वांट्स मोनार्की रूल बैक, मतलब कि ये जो कंट्री थी वो कंजर्वेटिव लोग थे। कंजर्वेटिव का मतलब कि वो मोनार्की सिस्टम को वापस चाह रहे थे और नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे उसको हटाना चाह रहे थे। तो कंजर्वेटिव लोग जो थे, ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया जो थे, वो नेपोलियन जो चेंजेस किया तो उसको हटा देते हैं, मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर कर देते हैं पहले की तरह। चर्च पावर रिस्टोर हो जाती है, सोशली हायरार्की रिस्टोर हो जाती है, ऑटोक्रेटिक रूल एस्टेब्लिश हो जाता है और सेंसरशिप फिर से अडॉप्ट कर लिया जाता है कि अगर किसी को बिजनेस करना है, ट्रेडिंग करना है, तो फिर से सेंसरशिप दो आप, तभी आप काम कर सकते हो। तो ये नेपोलियन के बाद ये सब चीज कंजर्वेटिव लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। अब ये जो 4 कंट्री जो नेपोलियन जिससे हारा था, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ मेना। 1815 में जब ये हार जाता है नेपोलियन बोनापार्टे, तो उसकी जो कैप्चर्ड एरियाज थे वो इस कंट्री ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये इसके होस्ट जो थे वो ड्यूक मार्टिनिस थे, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। ये होस्टेड थे जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया कौन सा कंट्री लेगा। तो 4 कंट्री जो थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रेलिया, ये बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा देती है। उसके बाद क्या डिसाइड होता है, बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड इन फ्रांस। जो फ्रांस के अंदर में वो मोनार्की सिस्टम जो आई थी वो बर्बन डायनेस्टी थी। मोनार्की सिस्टम का मतलब है कि जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो मोनार्की सिस्टम रिस्टोर हो गई बर्बन डायनेस्टी की। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द फ्रेंच एक्सपेंशन इन द फ्यूचर, मतलब बहुत सारे स्टेट्स ऑफ के सीरीज के सेटअप किए गए। प्रूसिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटलेस, प्रूसिया को वेस्टर्न फ्रंटलेस दे दिया गया। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली दे दिया गया। रसिया गॉट पोलैंड, रसिया को पोलैंड दे दिया गया। और जो कि 39 स्टेट्स थे नेपोलियन के कैप्चर किए हुए, उसको वैसे एज इट इज छोड़ दिया गया। तो जो 4 कंट्री थी, ये कंट्री आपस में इस एरिया को अपने अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है और ये होस्ट किया जाता है ड्यूक मार्टिनिस, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। और ये चीजें होती है 1815 के बाद, उसके हारने के बाद, नेपोलियन के हारने के बाद। लेकिन नेपोलियन के 39 स्टेट्स को एज इट इज छोड़ दिया जाता है और इस डॉक्यूमेंट का जो साइन होता है उसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ वेना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ वेना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेबल। तो ये सब ध्यान से सुनना। ये कॉन्सेप्चुअल नोट्स है आंसर राइटिंग के लिए। अगर तुम लोग को चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। मैं पर्सनली तुम्हें आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है वो भी गाइड कर दूंगा।
अब ये सब चीजें जो हो रही थी उसके बाद कुछ रेवोल्यूशनरी क्रिएट हो जाते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे मोनार्की सिस्टम देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो कुछ क्रांतिकारी जन्म लेते हैं। द रेवोल्यूशनरीज मैनी लिबरल नेशनलिज्म पीपल वर नॉट हैप्पी विथ कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। अब जो नेपोलियन हार गया था तो लिबरल नेशनलिज्म जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ कंट्री स्टेट्स, उससे लिबरल नेशनलिज्म के लोग खुश नहीं थे और उनको ये डर था कि जो कंट्री है वो उस पर लिबरल नेशनलिज्म को लोग को छोड़ेगी नहीं, तो लिबरल नेशनलिज्म के लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं और अंडरग्राउंड होने के बाद वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सीक्रेट ग्रुप बनाते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं ताकि इन जैसे पावरफुल कंट्री से लड़ सके। तो ये था लिबरल नेशनलिज्म के अंडरग्राउंड होने के बाद की तस्वीर। इसमें एक बहुत बड़े क्रांतिकारी का नाम आता है गॉसिपी मैजिनी, जो कि इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। बॉर्न इन जिनेवा इन 1807, 1807 में इनका जन्म हुआ था जिनेवा के अंदर में। ये इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, इटालियन क्रांतिकारी थे। मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, ये एक मेंबर थे कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी के, कि बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी उस टाइम में बन रही थी जो एक पावरफुल कंट्री से लड़ाई कर सके, तो एक कमिटी का नाम था कार्बोनरी, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी ग्रुप थी, उसके भी मेंबर थे और ये कुछ फाउंडर भी थे। इन्होंने कुछ क्या बनाया था सोसाइटी, यंग इटलीज मार्शलीज और यंग यूरोप इन बर्ने, ये दो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की जाती है इटालियन रेवोल्यूशनरी गॉसिपी मैजिनी के थ्रू, और वो ऑलरेडी कार्बोनरी में ऑलरेडी मेंबर थे वो सीक्रेट सोसाइटीज के। ये बिलीव करते थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए, इटली इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। अब ये सब जो चल रहा था, ये सब सारी चीजें जिस टाइम रेवोल्यूशन की बातें हो रही थी, जिस टाइम सिर्फ रेवोल्यूशन ही रेवोल्यूशन हो रहा था, उस पीरियड को कहा जाता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब कि लगभग 18 साल सिर्फ रेवोल्यूशन ही चला, लोग क्रांतिकारी लोग रेवोल्यूशन करने में लगे हुए थे, मोनार्की सिस्टम से लड़ाई कर रहे थे। तो इस पीरियड को कहा जाता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। 18 साल 1830 से लेकर 1848 तक ये लड़ाइयां चलती है, जिसमें रेवोल्यूशन पीरियड चलता रहता है। जुलाई रेवोल्यूशन और ग्रीक रेवोल्यूशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट हुआ करता था। बेल्जियम पहले क्या था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट होता, बाद में बेल्जियम ब्रोक अवे होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, बाद में ये हट जाता है। पहले पार्ट था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का, बाद में ये डिवाइड हो जाता है, हट जाता है। बर्बन किंग्स कोरोनेटेड आफ्टर द वेना कांग्रेस ऑफ 1815 वेर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। तो इनको हटा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, किसके थ्रू, लिबरल रेवोल्यूशनरी के थ्रू। एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की जाती है। लुइस फिलिपी को वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क अपॉइंट किया जाता है। ग्रीक रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। ग्रीक वाज पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। 1821 ग्रीक स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन रूल। तो बहुत सारी कंट्री जब इंडिपेंडेंस के लिए, अपने कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रही थी, तो ग्रीक भी चाहता था कि हम अपने कंट्री को लड़ाई आजादी दे दें। तो 1821 में से ही ग्रीक स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये हेल्प लेता है यूरोपियन कंट्रीज से। तो यूरोपियन कंट्रीज के कौन से लोग हेल्प करते हैं, जो पोएट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो लोग हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, पोएट्स लोग और आर्टिस्ट लोग कैसे हेल्प करेंगे, तो वो नेशन स्टेट लोगों के अंदर प्यार की भावना, नेशन के प्रति देश की भावना जगा रहे थे अपने पेंटिंग से, अपने कंपोजिंग, सिंगिंग से, तो ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा नेशन भावना, सिंपैथी जगे और वो सपोर्ट करे। तो ये हेल्प कर रहे थे पोएट और आर्टिस्ट लोग। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेबल साइन होती है और ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो काफी स्ट्रगल करने के बाद ग्रीक भी आजाद हो जाता है मोनार्की सिस्टम से, ऑटोमन एम्पायर रूल से। द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड द नेशनल फीलिंग्स, लोगों के अंदर में देश की भावना कैसे जगी, क्या होती है। रोमांटिज्म का मतलब होता है अ कल्चर मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। लोगों का नेशनल सेंटिमेंट्स के साथ ज्वाइन होना, जुड़ना ही रोमांटिसिज्म कहलाता है। जोहान गोटफ्राइड जो थे, जो जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन के बहुत बड़े फिलोसोफर थे जोहान गोटफ्राइड। द रियल कल्चर वाज द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी डैशबॉल का। कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, जो कल्चर है हमारा वो ट्रू स्पिरिट है नेशन का। अब उसी टाइम में बहुत सारे इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिल रहा था, जिसको हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, मतलब हंगर भी हो रही थी, हार्डशिप भी हो रही थी और रिवॉल्ट भी हो रही थी, मतलब लोगों की लड़ाइयां हो रही थी किसी एक इंसान के लिए। तो क्या पॉपुलर रिवॉल्ट था उसको भी जानेंगे। तो 1830 में, 1830 में बहुत बड़ी
डिप्रेशन आ जाती है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसे कहा जाता है, लोग खाने के लिए तरस गए थे, अकाल पड़ गई थी जिसको कहा जाता है। राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, विलेजेस, सिटीज, स्लम्स पॉपुलेशन, इसका मतलब है कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुके थे, लोग बेरोजगार हो चुके थे, तो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पलायन कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। तो जब माइग्रेट कर रहे थे विलेज से, गांव से शहर की तरफ, तो बहुत सारे पहले से वहां पॉपुलेशन थी, और जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, तो वहां पर छोटे छोटे स्लम्स बन गए जहां पर लोग रहने लगे, और उस स्लम्स के बाद पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इसके लिए ही एक बताया जाता है कि इंग्लैंड से एक चीप मशीन इंपोर्ट की गई थी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफ्टन आउटस्टेड बाय द इंपोर्टेंट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो वहां पर मशीन लाई गई ताकि वहां पर गुड्स बना सके। राइज इन फूड प्राइसेस और बैड हार्वेस्ट लेफ्ट द कंट्री पुअर। तो वहां पर जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो फेल्योर कर जाता है, और जो फूड प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग और गरीब हो गए। पुअर जो था वो बहुत अपने चरम सीमा पर थी, बहुत ज्यादा। लेफ्ट द कंट्री पुअर, बहुत ज्यादा पुअर डिक्लेयर हो चुकी थी उस टाइम पे। 1848 की बात करें तो फ्रेंच सिटी पेरिस, जो कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, लुइस फिलिपी ये सब देख के भाग गया। मतलब वो देखा कि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, खाने को लोग तरस रहे हैं, तो वहां का जो लुइस फिलिपी था वो भाग गया। और जब वहां का कोई हेड ही नहीं रहेगा, कोई सरकार ही नहीं रहेगी, तो वहां पर जनता ही चलाएगी, तो उसको रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, क्योंकि वो वहां पर जनता ही डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वहां का जो हेड था ये इकोनॉमिक डिप्रेशन देखकर भाग गया वो, और उसका नाम था लुइस फिलिपी। क्या चेंजेज हुए? वोटिंग राइट्स जो थी वो 21 एजेस ग्रांटेड की गई, जो 21 साल के हैं वो वोटिंग राइट्स कर सकते हैं, अपना मताधिकार का सही प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेप्ट वुमेन, वुमेन को अधिकार ये नहीं था, वुमेन को राइट्स नहीं था। द राइट टू वर्क वॉज ग्रांटेड, जिसको काम का राइट टू वर्क मतलब काम का अधिकार जिसको कहा जाता है, वो ग्रांट किया गया। अब वहां पर रिवॉल्ट की बात करें तो कुछ रिवॉल्ट भी चल रहे थे। क्या रिवॉल्ट थे? तो रिवॉल्ट था कि सेलेसिया रिवॉल्ट जिसको कहा जाता है, जूम कर दूं उसको ताकि और सही से दिखाई दे आपको। ठीक है, तो सेलेसिया रिवॉल्ट जिसको कहा जाता है, सेलेसिया रिवॉल्ट में क्या था कि कुछ जो वेबर्स थे, मान लो कि कोई मजदूर है, वो किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए काम कर रहे होते हैं, तो काम करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर तो काम करवा लिया लेकिन उसको पैसे ही नहीं दिए। तो जाहिर सी बात है कि आपसे कोई काम करवा लेगा, बहुत मेहनत करवा लेगा, और आपको पैसे नहीं देंगे तो बहुत ही खराब लगेगा। ये चीजें बहुत ही ज्यादा खराब लगेगी कि आपने मेहनत करी किसी के लिए और वो पैसे दिए ही नहीं। तो वेबर्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर लेते हैं। क्या होता है कि जब पैसे नहीं दिए तो कॉन्ट्रैक्टर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो जो वेबर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर के घर पर जाते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं, उसके घर को तोड़फोड़ देते हैं। ये देखकर जो कॉन्ट्रैक्टर था वो डर जाता है और वो आर्मी के पास चला जाता है कि मेरी मदद करो। अब मजदूर थे, मजदूर कितने होंगे, तो आर्मी तो बहुत बड़ी है, तो वेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर और आर्मी मिलकर वेबर्स को बहुत पीटते हैं, और उसमें 11 वेबर्स की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही दुखद सिलेसिया रिवॉल्ट था कि वहां पर लोग 11 वेबर्स मारे गए। नेक्स्ट टॉपिक है द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, मिडिल क्लास वांट्स नेशन स्टेट्स। मिडिल क्लास की बात करें तो जो रेवोल्यूशन चल रहा था लिबरल्स का, लिबरल्स को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि लिबरल वो लोग थे जो मोनार्की सिस्टम को हटाना चाह रहे थे। द रेवोल्यूशन वाज लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली, जो कि पहले ही मैंने कहा कि जो मिडिल क्लास लोग थे वो एजुकेटेड थे। नेशन स्टेट चाह रहे थे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल चाह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। जर्मन रीजन मिडिल क्लास पीपल से भरी पड़ी थी। तो ये था रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब इसी में है 831 जो मेंबर्स थे, एक ग्रुप बनाई जाती है जहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मीटिंग हेल्ड की जाती है। तो ऑल जर्मन नेशन असेंबली 831 मेंबर्स की है, जो कि मिडिल क्लास के लोग थे। वहां पे सिर्फ 831 मेंबर की ग्रुप थी। 18 मई 1848, 18 मई 1848 को ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एक मीटिंग बनाई जाती है, मीटिंग बुलाई जाती है। दे वेंट टू किंग, जो कि फ्रेडरिक विलियम फोर्ड उस टाइम में किंग थे प्रूसिया के, उनके पास जाते हैं मदद के लिए। लेकिन ये किंग उल्टा काम करता है, लोग मदद के लिए जा रहे हैं 831 लोग, और वो क्या करता है कि अपने सुपीरियर्स को बुला के, अपने सिक्योरिटी को बुला के इसको मारता पीटता बहुत ज्यादा है। किंग सेंड टू आर्मी टू मिडिल क्लास मेंबर्स 831 मेंबर्स, और यहाँ पर जो मूवमेंट था वो एंड हो जाती है। लेकिन इस मूवमेंट का सबसे जो फेलियर का रीजन माना जाता है कि जो मिडिल क्लास लोग थे वो आर्टिस्ट को, पीजेंट्स का सपोर्ट नहीं लिए थे, वो भी माना जाता है कि जिसकी वजह से ये मूवमेंट फेल हो जाता है।
रीजन फॉर फेल मूवमेंट, मिडिल क्लास मेंबर्स इग्नोर्ड वर्कर्स एंड आर्टिस्ट, इन्होंने इग्नोर कर दिया था कि जो वर्कर्स हैं, जो आर्टिस्ट है, उसका सपोर्ट ही नहीं लिया। अगर आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो आपके जो जो ग्रुप में हैं, जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसका तो सपोर्ट लेना होगा, तो इन्होंने इग्नोर कर दिया था। ये भी फेल्योर का रीजन का कारण बना। अब यहाँ पर मोनार्की सिस्टम थोड़ा तो डरता है कि लोग रेवोल्यूशन हो रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, तो ये मोनार्की सिस्टम के लिए पहला था कि वो डर रहे थे कि लोग भले ही सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन लोग आवाज उठा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो बॉन्डेड लेबर जो था, जो बंधुआ मजदूर था, उसको कम से कम हटा दिया जाता है। पहले क्या होता था कि लोगों को जबरदस्ती बुला के काम करवाया जाता था, बॉन्डेड लेबर जिसको बोलते हैं, तो वो कम से कम हटाया जाता है। और रसिया के अंदर में हंगेरियंस वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी इन 1861, हंगेरियन को ग्रांट कर दिया जाता है 1861 में। अब बात करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जो जर्मनी और इटली कैसे बना। तो सबसे पहले जर्मनी की बात करते हैं। तो मिडिल क्लास के जो लोग थे ना, वो हेल्प लेते हैं, किससे? लैंड लॉर्ड से हेल्प करते हैं, जो कि जंकर्स और प्रूसिया के थे। प्रूसिया के जो जंकर्स थे उसको लैंड लॉर्ड्स कहा जाता है। प्रूसिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, अपने देश को आजाद करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए हेल्प लेता है प्रूसिया। किसका? जंकर्स का, जो कि लैंड लॉर्ड्स थे उस टाइम के, अमीर माने जाते थे। और जो चीफ मिनिस्टर था ऑटोमन बिस्मार्क, तो ये और जंकर्स मतलब कि लैंड लॉर्ड्स और ऑटोमन बिस्मार्क, ये मिलिट्री के साथ फाइट करते हैं 7 सालों तक। कौन सी कंट्री के साथ? फ्रेंच, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। ध्यान से सुनना, जर्मनी अपने देश को यूनाइट करने के लिए लड़ाई लड़ती है 7 साल तक। सबसे पहले वो हेल्प लेता है लैंड लॉर्ड्स, जो कि जंकर्स थे प्रूसिया के, तो प्रूसिया के जंकर्स, उसके बाद मिलिट्री और चीफ मिनिस्टर जिसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन अंपायर अलग है, ऑटोमन बिस्मार्क एक चीफ मिनिस्टर का नाम है। तो ऑटोमन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर थे, उसकी हेल्प से 7 साल तक फाइट होती है फ्रेंच, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, 3 देशों के बीच, जर्मनी को यूनाइट करने के लिए, यूनिफिकेशन करने के लिए। 18 जनवरी 1871 को ये जीत हासिल हो जाती है और वहां के न्यू किंग बनते हैं कैसर विलियम, जो कि फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, ताकि लोगों में जुडिशियल सिस्टम अच्छी हो सके, जो मोनार्की चला रहा था वो खत्म हो सके, जो मोनार्की सिस्टम चल रहा था वो खत्म हो सके, बैंकिंग सिस्टम को अच्छा कर सके, करेंसी, जो बहुत सारी करेंसी कंफ्यूजन चल रही थी उसको हटाया जा सके। तो ये जैसे ही किंग बनते हैं, जैसे ही फाइट होती है, जीतते हैं, तो न्यू किंग जो बनते हैं कैसर विलियम फर्स्ट, ये कुछ मॉडर्नाइजिंग फैसले लेते हैं, डिक्लेरेशन लेते हैं अपने लोगों के लिए, अपने जर्मनी यूनिफिकेशन के लिए। इटली यूनिफाइड 19th सेंचुरी। अब इटली का जो यूनिफिकेशन होता है वो 19th सेंचुरी में होता है और इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो कि सरदानिया पिरोमेंट के थे। इटली नॉर्थ एरिया ऑस्ट्रिया था, सेंट्रल एरिया पॉप था, साउथ एरिया बर्बन किंग ऑफ स्पेन कहा जाता है, जो कि विक्टर इमैनुअल सेकेंड कॉल्ड हिज चीफ मिनिस्टर काउंट कैबर। तो जब देखा जर्मनी भी यूनिफिकेशन कर लिया, तो इटली क्या करता है, अपने चीफ मिनिस्टर किसको बुलाता है, जो किंग थे वहां के विक्टर इमैनुअल सेकेंड, वो अपने चीफ मिनिस्टर काउंट कैबर को बुलाते हैं कि कुछ भाई कुछ करो। जैसे जर्मनी ने यूनिफिकेशन ले लिया है तो इटली भी यूनिफाई हो सके। तो जो काउंट कैबर थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। 1859 में काउंट कैबर और फ्रेंच हरा देते हैं किसको, ऑस्ट्रियन होप्सबर्ग आर्मी को, और कंट्रोल ले लेते हैं जो भी कैप्चर्ड एरिया था। तो कौन कौन सा कैप्चर्ड एरिया था वो फिर से जान लेते हैं। कैप्चर्ड एरिया में नॉर्थ एरिया ऑस्ट्रिया के पास था, सेंट्रल एरिया पॉप के पास था, साउथ एरिया बर्बन किंग ऑफ स्पेन। तो ये कैप्चर्ड एरिया था। जब काउंट कैबर आता है तो ये कैप्चर्ड एरिया जो था उस पर कंट्रोल ले लेता है। काउंट कैबर फ्रेंच के साथ हरा देता है किसको, ऑस्ट्रियन हॉब्सबर्ग आर्मी को, और कंट्रोल ले लेता है कैप्चर एरिया पर। काउंट कैबर हेल्प फ्रॉम गॉसिपी गैरिबाल्डी एंड 1860 कैप्चर इटली साउथ रीजन एंड पॉप सरेंडर्ड ड्यू टू फियर। तो कुछ एरिया को तो कैप्चर कर लेता है काउंट कैबर, लेकिन जो पॉप था ना वो डर से ही अपने आप सरेंडर कर देता, भाई मुझे नहीं चाहिए, ले लो, मुझे बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, ले लो अपने आप ही। तो काउंट कैबर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था। और वहां के जो इटली के जो किंग थे वो विक्टर इमैनुअल वाज डिसाइडेड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, मतलब जो इटली के किंग बनाए गए हराने के बाद, जब लोग हरा दिए उसको, तो विक्टर इमैनुअल को फुल किंग बना दिया गया कि आप ही हमारे राजा हो गए। अब यहां पर एक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में है। द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन टुक प्लेस विथ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है, जर्मनी का यूनिफिकेशन देख लिया हमने, इटली का यूनिफिकेशन देख लिया, लेकिन ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है काफी लंबा प्रोसेस था इसका।
यहाँ पर स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, जो कि डिफरेंट आइडेंटिटीज के पीपुल रहते थे। इंग्लैंड के अंदर में बहुत सारे अलग अलग आइडेंटिटीज के लोग रह रहे थे। आयरलैंड, ये 4 वहां पर कंट्री थी। इन 1868 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। 1868 में इंग्लिश जो क्या करता है, वो पावर सीज कर लेता है मोनार्की सिस्टम का। और इन 1707 द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड विद द एक्ट ऑफ द बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। मतलब कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाते हैं। जो आयरलैंड का पार्ट था, जो कि कैथोलिक मेजोरिटी में थे वहां पे, और प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे वहां पे। मेजोरिटी और माइनॉरिटी हमने पहले भी कह रखा है, जो संख्या में बहुत ज्यादा है उसको मेजोरिटी बोलते हैं, जो संख्या में कम है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। इन 1801 आयरलैंड वाज फोर्सली टेकन बाय द ब्रिटिश। मतलब कि 1801 में जो आयरलैंड था उसको फोर्स करके लिया जाता है ब्रिटिश के थ्रू। न्यू ब्रिटिश नेशन, ब्रिटिश फ्लैग चाहते थे, नेशनल एंथम चाहते थे, कॉमन लैंग्वेज चाहते थे। ये ब्रिटिश का नेशन का वांट्स था। अब विजुअलाइजिंग द नेशन क्या होता है कि हर कोई कंट्री एक बेस्ट फिगर को रिप्रेजेंट करता है, जिससे लोगों में नेशनल सिंपैथी जागे। जैसे हमारे इंडिया के अंदर में भारत माता की पिक्चर रिप्रेजेंट कर दी जाती है, उसी तरह लोग इससे बहुत ज्यादा प्रेरित हो रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि हमने भी फीमेल फिगर को रिप्रेजेंट करना है। तो विजुअलाइजेशन का जमाना चल रहा था, लोग फीमेल फिगर को आगे बढ़ा रहे थे। हमारे इंडिया में भारत माता की जय है। तो 82 19वीं सेंचुरी विजुअलाइजेशन का जमाना था इंडिया में भारत माता। यूरोप आर्टिस्ट भी चाह रहे थे कि फीमेल फिगर को बढ़ा दिया जाए। तो जो फ्रेंच एल्गर्जी थी मैरियने थी, और जो जर्मनी एल्गरिज थी वो जर्मानिया थी। ये हमेशा एमसीक्यू में आता है। फ्रेंच एल्गरिज मरियने और जर्मनी एल्गरिज जर्मानिया। ये 2 एमसीक्यू में ध्यान रखना कि कौन सी फीमेल फिगर थी जिसको विजुअलाइज किया गया था। फ्रेंच एल्गरिज मरियने और जर्मन एल्गरिज जर्मानिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म तो समझ में आ गया कि नेशन स्टेट हो, किसी नेशन के प्रति प्यार हो, भावना अच्छी हो, कॉमन स्टेट, कॉमन लैंग्वेज, आइडियोलॉजी हो। इंपेरियलिज्म क्या होता है, तो हिंदी में समझाते हैं। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है कि कोई बड़ा सा देश इस छोटे से देश पे आक्रमण अटैक करके उस छोटे से देश को अपने कब्जे में ले लेता है। क्यों? अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए, ताकि और भी बड़ा हो जाए। एक बड़ा सा देश एक छोटे से देश पर अटैक करता है और उस छोटे से देश को अपने एरिया में ले लेता है, ताकि वो बड़ा सा देश और भी बड़ा हो जाए। A large nation begins to occupy smaller nations to expand its territories and power, that is called imperialism। समझे? बाल्कन रीजन का केस स्टडी पढ़ लेते हैं। ये एक्चुअली में था क्या, ठीक है। इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन अंपायर। ये जो था कि ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल में था। द बाल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंपोजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस ईटीसी। जो बाल्कन रीजन था, जो अभी के टाइम में कंट्री है, रोमानियन, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस ईटीसी, वो जोग्राफिकल एथनिक थे उस टाइम में। But due to disintegration of the Ottoman Empire, one by one, Balkans states broke away from its control and declared independence। लेकिन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन की वजह से ये डिवाइड होता गया अपने कंट्रोल से और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया। Firstly, jealous of each other and each hope to gain more territory at the expense of the others। सब चाह रहे थे कि हम उस देश पर जो कि डिवाइडेड हो रहा है, हम उस पर कब्जा कर ले। कोई देश चाह रहा था हम उस पर कब्जा कर लें। तो बाल्कन्स बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो जो बाल्कन्स का रीजन था कि डिवाइड हो रखा था, तो उस एरिया को सब कंट्री कब्जा करना चाह रही थी, जिसकी वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। तो रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ये सब बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाह रहे थे बाल्कन्स रीजन को, कि हमारे एरिया में आ जाए, हम इसको ले लें, जिसकी वजह से इन देशों में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होता है। दिस लीड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन। तो ये था बाल्कन रीजन का केस स्टडी कि बाल्कन रीजन में था क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। तो ये रीजन था कि बाल्कन रीजन को लोग कैप्चर करना चाह रहे थे, कंट्री चाह रहे थे कि हमारे पास आ जाए, ये रीजन हमारे पास आ जाए। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, अब वहां पर अलग अलग कंट्री होगी तो वो चाहेंगे कि हम ले लें, तो वर्ल्ड वॉर होना जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिया राइज ऑफ नेशन यूरोप का। फिर भी अगर कुछ लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसकी आंसर राइटिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे लिखनी है एग्जाम्स में। ये सिर्फ मैंने चैप्टर को गो थ्रू कराया कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। इस चैप्टर का समरी की बात करें तो फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो से ये स्टार्ट होती है।
जो कि 4 इमेजिनेशन पिक्चर बनाते हैं, जहां पे मोनार्की सिस्टम को ध्वस्त किए हुए मुकुट को हटाते हुए लोग एक होप की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमारा गॉड खुश होते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके बाद अलग अलग फ्रेंच रेवोल्यूशन के चेंजेस देखने को मिले कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेज हुआ, मोनार्की सिस्टम कैसे खत्म हुआ, रिवोल्यूशनरी के बारे में हमने पढ़ा, यूनिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में देखने को मिला। इस चैप्टर की बात करें तो आप बैरियर्स का ध्यान रखना कि बैरियर्स एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। जो 11 बैरियर्स थे हमारे, कितने टैक्स लगते हैं, 5.5% का टैक्स लग रहा था, कितनी करेंसीज थी, 30 करेंसीज थी, कितने में कन्वर्ट किया गया, 2 करेंसीज में कन्वर्ट किया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमेशा पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। तो ये चैप्टर का बस गो थ्रू है कि इस चैप्टर को मैंने गो थ्रू कर लिया है, एक फुल चैप्टर को, जो कि एनसीईआरटी के समझ लो कि समरी है, एनसीईआरटी की समरी है, जहां पर आपको समझ में आए। इसकी आंसर राइटिंग के लिए मैं एक क्वेश्चन आंसर भी बना दूंगा, पीडीएफ भी आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। फिर भी अगर जो मैंने समझाया उसमें एक भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बस पॉइंट कमेंट कर देना, उस पॉइंट को मैं फिर से समझाने की ट्राई करूंगा। मेरा ये स्टार्टिंग है, मैंने बहुत स्टार्ट करके ये रिसोर्सेज के थ्रू नोट्स बनाए जो आप लोग को हेल्प हो सके, जो मैंने पढ़ाई करी है। फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो मैं ट्राई करूंगा उसको इम्प्रूव करने का, आप लोग को समझाने का ट्राई करूंगा कि आप लोगों को बस समझ में आ जाए। रिसोर्सेज कैसे भी हो बस समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इस चैनल पर आप यही देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। आंसर राइटिंग के लिए एक पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे तो। चैप्टर वाइज हम इस चैनल पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करेंगे, हर एक टर्म्स को, हर एक कीवर्ड्स को, एनसीईआरटी की जो टाइटल पैराग्राफ है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है। इस चैनल की नोटिफिकेशंस जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास चली जाए। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी टर्म समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, टेक केयर, थैंक यू।